ये स्टार्ट हुएगा ऐसे ना, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है ना आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। ओके सर, ओके। अच्छा देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास है। आप सबको फिर से गुड इवनिंग सर, सभी को। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो करंट डिस्कशन चल रहा है, इस डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियसली आई थिंक 2 3 4 लेक्चर्स हुआ है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल लेक्चर्स हुआ है, बट हुआ है। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द फर्स्ट लेक्चर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को कनेक्ट करा देता हूँ, जो लोग प्रीवियस क्लास मिस किए हो या फिर जिनका प्रीवियस लेक्चर्स नहीं हो पाया है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट ये क्लास बीच में 2 वीक्स ऑफ था, एक ड्यू टू होली और एक बार ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस। तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी होना जरूरी है, और फिर मैं फ्रेश डिस्कशंस में जाऊंगा। सो थोड़ा सा बने रहना, रिवाइज भी हो जाएगा, और जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे उनको कनेक्ट भी हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन आंसर पे भी आ जाएंगे। तो चलो, मैं देरी नहीं करना है, फटाफट आपको मैं बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिस टॉपिक में हम लोग हैं, ये क्या काम करता है। सबसे पहले तो एक बार मुझे आपको यही बताना चाहिए कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक जो आइडिया होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे दिया जाता है। एंड यू ऑल नो अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर नहीं पता तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो फाउंडेशन लेवल कॉन्सेप्ट है सर, मतलब ये बेसिकली बेसिक्स में कवर किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंस में, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस ये मैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स में भी कराता हूँ, म्यूचुअल फंड बेसिक्स में कराता हूँ। मैम इसको फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स को अलग से कराते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के। सर व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग सुनते रहना, कहानी ठीक से सुनोगे बहुत काम आएगा। सर क्या है होता है, जल्दी जल्दी बोलो। सर जैसे आप लोग बैंक में पैसे रखते हो, आप लोग क्यों, हर कोई रखता है, तो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है कि नहीं करता? सेविंग्स में, एफडी में, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। ये सारा खेल क्या है, फाइनेंशियल का ही तो कॉन्सेप्ट है सर। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, मैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ये सब को छोड़ रहा हूँ। अगर बेसिक लेवल, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट एरिया दैट इज बैंक। सिक्योर मतलब आपका पैसा काफी सेफ है। तो ऐसा जगह में जब हम लोग पैसा रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा रिटर्न आएगा, ये रिटर्न बैंक जो हमें प्रोवाइड करते हैं, रिटर्न में जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, सेविंग्स में 3%, फिक्स डिपॉजिट्स में 4%, 5%, 6%, 7% पे आजकल कोई कोई ऑफर कर रहा है। क्वेश्चन इज दैट बैंक हमें इंटरेस्ट क्यों देता है? यस बोलो सर, कोई भी मुझे थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकते हो। बैंक हमें एफडी में अगर 5 to 6% इंटरेस्ट देता है तो क्यों देता है, बोलो ना। मैं आप लोग को एकदम, बोलो सर, बोलो दादा, बोलो। एडजस्ट कर दिए बेसिकली बैंक को करना है बिजनेस, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग ऐसे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ रहे हैं अभी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक, ठीक है, जहाँ पर हम लोग अलग अलग टेक्निक के थ्रू से एक बिजनेस को, बिजनेस में मतलब कोई भी बिजनेस अपना इन्वेस्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा, इस डिसीजंस को लेता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। लेकिन मैं भी आपको थोड़ा बेसिक्स में बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक्स, जो मैं शेयर कर लूंगा एक बार आप लोगों से, जो लोगों ने नहीं कर पाया, दैट इज एकदम प्योर बेसिक्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है? जैसे कि तौथा ने बताया कि सर टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन, टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन। अभी देखो इन्फ्लेशन एडजस्ट मतलब, हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, हमारा पैसा है, हम बैंक को क्यों दें? हम इसलिए बैंक को देंगे क्योंकि हमारा पैसा ग्रोथ करे, घर में पड़े ना रहे। पड़ पड़े मतलब घर में चुपचाप रख दोगे तो वही के वही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। जैसे पुराने जमाने में पैसा का क्या करता था, जिनके पास भी पैसा होता था इन ओल्ड डेज, है ना, आप लोग भी शायद देखेंगे आपके पुराने मतलब दादा परदादा के जमाने में, है ना, क्या करता था सर, पैसा को बैंक में रख देता, सॉरी, घर के जो संदूक होता था ना, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं सिंदूक, लॉकर में रख देता था। तो पैसा लॉकर में रखने का चीज नहीं है, पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करने की चीज है। इन्वेस्ट योर मनी सर,
घर में मतलब पास में रख के पैसा का जो सुख लोग सोचते हैं ना कि हमें सुख है, वो सुख नहीं, वो दुख में बदल जाते हैं। क्या समझ रहे हैं सर? पैसा का माया नहीं करना चाहिए। माया, पैसा तो है ही माया। माया समझते हो? हाँ। माया मतलब टू मच अटैचमेंट जिसके साथ हो जाता है वो माया है। तो मनी ऑब्वियसली माया है, सबके लिए माया है। लेकिन ये माया को क्या बोल रहे हैं सर? माया समझते हैं ना? माया को इन्वेस्ट करने बोल रहे हैं। इन्वेस्ट योर माया। माया मीन्स मनी। ठीक है? इन्वेस्ट क्यों करना है? अगर बैंक में, जैसे मानो एक बैंक, आप मानो अपने बैंक में पैसा जमा करने जाते हो, बैंक में एफडी करते हो। सर ये मानो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई ग्रामीण ब्रांच है, मेरा घर बनाने का स्टाइल ग्रामीण टाइप का है, तो मानो कि मैंने एक ग्रामीण बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई ग्रामीण ब्रांच में मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया। ऐसे मेरा है एक ग्रामीण ब्रांच में मेरा अकाउंट है, मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया, मैंने सेविंग्स अकाउंट ओपन किया। सेविंग्स में बैंक हमें 3% दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट में बैंक हमें 6% समथिंग दे रहा है। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक। नाउ जैसे कि तौता ने बताया सर, ये हमारा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है। अगर आप करंट लेवल महंगाई को देखते हो, करंट लेवल महंगाई इन आवर कंट्री, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, अब इन्फ्लेशन के तहत अगर देखा जाए तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 5 to 6% का इन्फ्लेशन चलता है। 5 to 6% इन्फ्लेशन इंडिया में चलता है। तो अगर बैंक आपको 6%, मतलब ये डिपेंड करता है, एरा टू एरा डिपेंड करता है, हर 5-10 साल में 5 to 10 years गैप में चेक करना चाहिए। अगर आप 2000, अगर आप 2012, 2013, 2014 टाइम का डेटा देखोगे ना, उस टाइम पे बैंक आपको 8% भी एफडी में दे रहा था, 8% फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट दे रहा था। लेकिन आज बैंक आपको 5 से 6% देता है। चेक करो एक बार, फिक्स डिपॉजिट हिस्टोरिकल रेट देखना चाहोगे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियन बैंक एफडी रेट हिस्ट्री। ज्यादा पुराना हिस्ट्री नहीं चाहिए, बट अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल फिगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लास्ट 20 ईयर्स में देखा जाए तो 5.35 से 10.50 के अंदर इंडिया का फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट में आपको सारा तथ्य मिलता है, चेक कर सकते हो। सर तो फिर आप क्यों दिखाना चाहते हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करने के लिए दिखा रहा हूँ कि कभी आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिलता था तो कभी आपको लो मिल रहा है। तो क्या बोलोगे सर, जब हाई मिलता था तो वो अच्छा है कि जब लो मिल रहा है वो अच्छा है? प्लीज टेल मी सर। चलो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आप फिक्स डिपॉजिट रेट देखो एक बार, और उसके साथ आपको मैं फाइनेंस को कनेक्ट करूंगा, और फिर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे जाऊंगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप 99 2000 का टाइम का बात देखते हो, उस टाइम में बैंक में एफडी करने से 10 से 10.5% इंटरेस्ट मिलता था। क्या बोलते हो, वही दिन अच्छा था सर? हाँ। ऐसे आजकल बड़ा, मोदी जी जब से आए थे उस टाइम से एक नारा चलता है कि अच्छे दिन आ गए, और जब भी कुछ बुरा होता है तो अपोजिशन वाले चिल्ला के बोलते हैं ये देखो ये अच्छे दिन आ गए। तो ये नॉर्मल एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के जो भी खराब होगा उसके लेके बात करेगा। नो डाउट सर, नो डाउट। ये सिस्टम डेमोक्रेसी में तो बनता है, और होना भी चाहिए। इतना हेल्दी कंपटीशन तो होना चाहिए, नहीं तो ऑपोजिशन पार्टी का काम ही क्या है? अगर कोई अपोज करने वाले होंगे तभी तो सामने वाले को लगेगा ना कि हम लोग अच्छा करें। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए सर, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, मतलब जो सच में वैलिड बात कर पाए, और सच में कोई भी करंट रूलिंग पार्टी को डेवलपमेंट पे और ग्रोथ करे। कहते हैं कि किसी भी इंसान के जिंदगी में उसके फ्रेंड का, मतलब उसका दोस्त का उतना बड़ा योगदान नहीं होता है कामयाबी में जितना उसका एनिमी का होता है। मतलब आपकी जिंदगी में जितना बड़ा शत्रु है आपका, उतना ज्यादा आप मेहनत करोगे। और जितना अच्छा दोस्त है, दोस्त अच्छा है सर, पर दोस्त के कारण जिंदगी में डेवलपमेंट नहीं होता। अगर आपका एनिमी बड़ा है तो डेवलपमेंट भी बड़ा होगा। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो कभी सुने नहीं है। सर सुना नहीं है, पर जिंदगी आपको सिखा देगा। जितना बड़ा एनिमी, एनिमी कोई भी हो सकता है, अपना भी एनिमी हो सकता है। ठीक है?
जिसको आप एनिमी सोच भी नहीं सकते वो भी एनिमी बन जाएगा। ये तजुर्बा से समझ में आता है, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सो एग्जैक्टली, तो जितना बड़ा ऑपोजिशन उतना बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। चलो आगे देखो सर। 99 2000 10 to 10.5। अच्छा रिसेंट देखो सर, मैं आपको जो 12-13 का कहानी बता रहा था, 12-13 के आसपास का कहानी देखो, ये देखो। मतलब मोदी जी आने से पहले, मतलब करंट बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले का रेट देखो। 2010, 2011-12, 2013-14, इवन 14-15 रेट देखो सर। जस्ट लुक एट द रेट। 8.25, 8.75, 9%, 9.25%, 8.75, 9, 8.75, 9.10। बाप रे बाप, अच्छा मिल रहा था सर। फिक्स डिपॉजिट में अच्छा इंटरेस्ट रेट था। लेकिन उसके बाद देखो धीरे 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 गजब है, 21-22 में आके तो और गजब कर दिया, 5.35 में आके रुका। रवि, क्या समझ में आ रहा है? कौन सा चीज अच्छा है सर? आम आदमी क्या अच्छा समझेगा बोलो, इसमें अच्छा बुरा का क्या हालत है? तो था, कोई तो बताओ, प्रियक्षी, संपद, एनीवन, नील। क्या समझ में आ रहा है कि अब क्या बैंक आपको कम दे रहा है आजकल, पहले ज्यादा देता था जानबूझ के? স্যার পরিস্থিতি চাপে স্যার সবই ঠিক। परिस्थिति चापे। তাহলে ব্যাংকের থেকে না এমনি ব্যাংকের ইন্টারেস্ট কমেই গেছে বলতে গেলে, অনেক কমিয়ে দিই। नो सर, दिस इज ব্যাংকের नॉट, চাপ বেশি হবে, সবই दिस इज, ইন্টারেস্ট। স্যার ওল্ড সময়তে তো ইনফ্লেশন রেট অনেক হাই ছিল এখনকার তুলনায়, তাই জন্য রেটটা বেশি দিতেই হতো। यस सर, दैट इज द रियल आंसर। दिस इज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन सर, इन्फ्लेशन। मार्केट में अगर महंगाई ज्यादा रहेगा तो बैंक भी आपको फिक्स डिपॉजिट्स में महंगाई को बीट करने का रिटर्न देने का कोशिश करेगा। अब नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अब आप बोलोगे, मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये सब बात अगर नहीं समझोगे तो मार्केट क्या समझोगे, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या समझ पाओगे सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बेसिकली यही है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट का, अगर आप थोड़ा सा देखोगे, मैं विकिपीडिया पेज से आपको हल्का सा दिखाना चाहूंगा, ठीक है? या फिर आप वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ के साइट से भी चेक कर सकते हो, ठीक है? इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस, वर्ल्ड बैंक डेटा, कंट्री वाइज भी वर्ल्ड बैंक का भी डेटा मिल जाएगा आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है? एकदम रिसेंट डेटा मिल जाएगा आपको, कंट्री वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि कहाँ महंगाई कितना है। मोस्ट रिसेंट अगर कुछ डेटा आप देख सकते हो तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको विकी से ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे विकी में काफी सारा चीजें अपडेट हुआ नहीं है, लास्ट में कुछ दिनों से देख रहा हूँ अपडेट नहीं किया, क्यों नहीं किया डोंट नो सर, बट करना तो चाहिए। लुक एट सर, ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय 5 ईयर ट्रेंड, इन्फ्लेशन रेट का लास्ट 5 साल का ट्रेंड है। उस ट्रेंड के तहत अगर देखा जाए, मैं आपको इंडिया दिखा रहा हूँ, मैं आपको इंडिया भी दिखा रहा हूँ और बाकी कुछ कंट्रीज भी दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन रेट में कितना चेंजेस आपको नजर आएगा। लुक एट सर, जापान, जापान नेगेटिव इन्फ्लेशन में है, मतलब डिफ्लेशन। सर ये भी अच्छा नहीं होता, डिफ्लेशन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। मतलब जब पैसा का वैल्यू दिन पे दिन, नॉर्मली देखो, जितना आपकी पॉकेट में पैसा है उसको खर्चा करने में आपका महंगाई हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इफ यू हैव 100 रुपीज टुडे, इफ यू हैव 100 रुपीज टुडे, 100 रुपीज में आप आज जो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, आज का परचेसिंग पावर 100 रुपीज में, आज का परचेसिंग पावर, मतलब अगर आप 100 रुपया लेके सुबह सुबह मार्केट जाते हो, आप अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, मतलब महंगाई लो है। लेकिन 100 रुपीज लेके मार्केट में जाओगे और आप बहुत ही कम प्रोडक्ट खरीद के ले पाते हो, इसका मतलब महंगाई ज्यादा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक आम आदमी के विचार से महंगाई है या नहीं है, इसको समझने का यही तरीका है। एक एक कोई भी आम आदमी, उनके हिसाब से यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इंडिया का मोटा मोटी 6-7%, 5%, 6% का चल रहा है लास्ट कुछ दिनों से। पाकिस्तान का रिसेंट अगर इन्फ्लेशन रेट देखोगे तो ऑलमोस्ट 25% है। ये पुराना डेटा है,
2021 का, ठीक है, ये डेटा देख सकते हो आप। रिसेंट डेटा अगर आप पाकिस्तान का चेक करोगे तो 25% है। तो आप लोगों में से सवाल हो सकता है, तो सर अगर पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 25% है तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट एफडी में 25% रिटर्न देगा? हेलो, 25% रिटर्न देगा? एक काम करते, चलो सारे के सारे लोग अकाउंट ओपन करते हैं पाकिस्तान के बैंक में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट में जितना बैंक से हो सकता है, अगर महंगाई जरूरत से ज्यादा हो जाए, ठीक है, जिसको मतलब स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन पे बैंक भी कवर नहीं कर पाएगा। जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट देखोगे सर, जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट या फिर वेनेजुएला का 224%, लेबानन का, वेनेजुएला का 1588, सूडान में 194, जिम्बाब्वे में 93, अर्जेंटीना में 95, तुर्की में 56। तो क्या इतना एफडी में इंटरेस्ट दे पाएगा आपको? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट पॉसिबल नहीं, ये तो मतलब एकदम इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। सो ऐसा भी नहीं है कि आपका इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमेशा बैंक आपको पैसा दे देगा सर, मतलब इंटरेस्ट दे देगा। तो मैं आपको इंडिया जैसे कंट्री का बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहां पर एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट चलता है, कम से कम लास्ट 20 ईयर्स का भी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हमारे देश में एफडी का इंटरेस्ट 5.05 से लोएस्ट इन्फ्लेशन आई थिंक 5.05 ही है, ठीक है, और हाईएस्ट लेवल 10% समथिंग में गया है 99-2000 में। वो इंडिया का बहुत खतरनाक टाइम था। एक बात सर देखो, इंडिया जैसे कंट्री में ना 10% इन्फ्लेशन मतलब इंडिया को बहुत चोट पहुंचता है। क्यों? बिकॉज हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत हाई है। तुर्की में 55% पॉपुलेशन पे भी ना वो लोग लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका पॉपुलेशन लो है, महंगाई को वो एडजस्ट कर सकता है धीरे धीरे। और इंडिया जैसे कंट्री में अगर 10% इन्फ्लेशन है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 5, 5.5 फिर भी चलेगा। सबसे बेस्ट तो है अगर इंडिया कभी 3 से 4% के रेंज में आ गया ना, या 2.5 रेंज में आ गया, आप समझ लेना इंडिया तरक्की कर गया। इंडिया सच में डेवलप नेशन हो गया जिस दिन ऐसा होगा कि इंडिया में महंगाई 2.5% आ गया। अगर ये टारगेट इंडिया कभी अचीव कर लेता है तो उससे बड़ा, मतलब बोलते हैं ना सौभाग्य, उससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। सर कैसे संभव है? सर ये एकमात्र उपाय है प्रोडक्शन लेवल डेवलपमेंट करना। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, हर लेवल प्रोडक्शन में अगर इंडिया डेवलपमेंट कर ले, इंडिया अपना महंगाई को कम कर सकता है। और अगर वेदर भी साथ दे दे, नेचुरल प्रॉब्लम भी हमारे, मतलब उसको भी बीट करने का ताकत हो जाए। हर चीज देखो सर, कुछ चीजें ऊपर वाला के हाथ में है। विराट कोहली जैसे टिपिकल, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर भी बोलते हैं, एक समय में कितना हुंकार करता था, आजकल वो भी शॉर्ट वायरल हो रहा है कि आप काम करते जाओ बाकी ऊपर वाला देख लेगा। मैं वहां पर वही बता रहा था कि एक छोटा सा पुराना रिकॉर्ड। तो फिर इंडिया को भी अपना काम करते जाना चाहिए और बाकी कुछ चीजें ऊपर वाला के भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज बारिश होगा, सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा, तूफान आएगा कि नहीं आएगा, साइक्लोन होगा, ड्रॉट होगा, दिस इज नॉट इन आवर हैंड। लेकिन इंडिया को अपना काम करते जाना चाहिए। कभी भी कुछ भी डिजास्टर आ सकता है, कोरोना आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो। कोरोना में इन्फ्लेशन बढ़ गया था, सिंपल बात था। लेकिन ये सब प्रॉब्लम के साथ लड़ने के लिए आपका जड़ सही होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना एग्जैक्टली एक सिंगल बिजनेस से लेके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को, सारा मैटर को समझाने का कोशिश करता है। हम लोग बेसिकली बिजनेस लेवल फाइनेंस को ही सीखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि अगर आपके पास 100 रुपीज है और वो 100 रुपीज से आज आप जितना परचेस कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर अगर सेम परचेस करने में आपको 110 का खर्चा करना पड़े, इसका मतलब मार्केट में 10% इन्फ्लेशन है। इसको उल्टा भी करके बोल सकते हैं, इसको थोड़ा ऑपोजिट वे में भी बोल सकते हैं कि अगर आज आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, कल अगर वही चीज खरीदने में आपको 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट उठाना पड़ता है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका 100 रुपीज डिस्काउंट हो गया है। मतलब यू कैन से 100 का 10% कितना, 10। तो 100 से 10 हट जाएगा, तो मतलब जिसको आप 100 रुपीज मान रहे हो वो एक्चुअली 100 नहीं, वो एक्चुअली 90 है। ये सिंपल तरीका है समझने का। मतलब जो चीज खरीदने में 100 रुपया आज लग रहा है, एक साल बाद उसमें 110 टका लग जाता है, मतलब महंगाई है। या फिर ऐसे सोच सकते हो, आज अगर आपके पकड़ में एक 100 रुपीज का नोट है, एक 100 रुपीज का करेंसी है,
तो एक साल बाद अगर वो करेंसी आपके पॉकेट में है और मार्केट में महंगाई 10% है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पॉकेट में 100 का वैल्यू कम होकर 10% में गिर गया। मतलब we can say that the rupee 100 note is actually not a 100 rupee note, it's actually value is 90 currently because due to inflation. अभी इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा कंट्री में, ये उतना प्रॉब्लम है। एक सर्टेन लेवल में 5 से 10% फिर भी अलाउ मतलब एडजस्टेबल है, कर लेगा। जैसे इंडिया में हम लोग 20 साल में देख रहे हैं, और इसी को एडजस्ट करने के लिए बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग अपना इनकम, अपना सैक्रिफाइस, अपना कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करते हैं। आज अगर कोई बंदा बैंक में 1 करोड़ डिपॉजिट करता है, कोई अगर 10 लाख डिपॉजिट करता है, कोई अगर 10,000 डिपॉजिट करता है, तो वो सैक्रिफाइस करता है अपना पैसा, उसको खुद के ऊपर ना उड़ा के, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच के इन्वेस्ट करके जमा के रखता है। और बैंक को वही एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक हमें इसके ऊपर अगर सेविंग्स करूंगा तो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस के लिए दे देगा, इसलिए 2 से 3% ही देता है। एफडी में बैंक हमें इसीलिए थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने का तो होना चाहिए, क्योंकि एफडी थोड़ा लंबा समय के लिए होता है, 2 to 4 years, 5 years, 10 years, है ना। तो बैंक आपको इसलिए कम से कम 5%, 6% एटलीस्ट जो इन्फ्लेशन मार्केट में रनिंग हो वो देने का कोशिश करता है। बट इसका मतलब ये नहीं जैसे पाकिस्तान में 25% इन्फ्लेशन चल रहा है तो 25% आपको दे दे, वेनेजुएला में 190% चल रहा है तो 190% दे दे, सॉरी 1500% दे दे। इट्स नॉट लाइक दैट। जो एक कंट्री एडजस्टेबल कर सकता है, बैंक आपको वही देने का कोशिश करता है। ये सारा खेल टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे सिखाया जाता है। इसीलिए जब हम लोग कभी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना, एन्युइटी कैलकुलेट करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सारा क्लास कर चुके हो, आई होप कि उन्हें अच्छा खासा आइडिया हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है प्लीज मेरे से बैकअप ले लो, या फिर आप यूट्यूब में भी जाके देख सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में जाके प्लेलिस्ट निकाल के भी आप कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देखना, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा एफएम न्यू बोल के, और एक पुराना भी है, कहीं से भी कर लो, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट निकाल के भी कर सकते हो, अगर मिल जाए तो अच्छा है, अगर ना मिलता है आप मेरे से लिंक ले लो। ऐसे बहुत लोग बहुत सारा चीज मांग के रखा है मैंने, बहुत लोगों को अभी तक कुछ नहीं पाया। ठीक है सर, लेकिन क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि ये सब एडजस्टमेंट कैसे होता है? मतलब इतना बात है कि एफएम हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर कोई पर्टिकुलर सिंपल एक एग्जांपल चलो, ये तो मैं आपको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, बैंक एफडी, इंटरेस्ट ये सब बता रहा था। अब एफएम हमें क्या सिखाने का कोशिश करता है? एफएम हमें ये सिखाने का कोशिश करता है, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख का सरप्लस है, 10 लाख का सरप्लस है। अब ये सरप्लस मनी अगर आप किसी बैंक में रखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ये सरप्लस मनी किसी बैंक में पार्क करना चाहते हो, पार्क कर दो बैंक में, लेकिन बैंक आपको कुछ ऑफर कर रहा है। से फॉर एग्जाम्पल बैंक आपको बोल रहे हैं कि हम आपको 7 to 8% देंगे। या फिर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आपको एक अलग अलग आइडिया देता है, डेब्ट फंड, इक्विटी फंड, डिपेंड करता है। तो बैंक बोलता है 7-8%, म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क के साथ 8 से 9%, ठीक है, हल्का रिस्क, थोड़ा ज्यादा रिस्क 11 से 12%। नाउ क्वेश्चन इज दैट 5 years लेटर आपका ये 10 लाख बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 लाख बढ़ के कितना हो जाएगा अगर ऐसा ऐसा इंटरेस्ट मिले तो? ये सब कैलकुलेशन करना। सर ये तो बहुत सिंपल है, हाँ ये बहुत सिंपल है, ये सब टाइम वैल्यू मनी में सिखाया गया है। लेकिन ऐसा भी है, कई बार उल्टा भी करना पड़ता है। आज आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, आपको 10 साल बाद 10 लाख चाहिए, यू नीड 10 लाख आफ्टर 10 years और 5 years। तो आज से आपको कितना कितना करके जमा करना पड़ेगा? हाउ मच यू नीड टू सेव टुडे और हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट टुडे टू गेट 10 लाख आफ्टर 5 years? दिस काइंड ऑफ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन का जवाब फाइनेंस का बेसिक देता है, जिसे हम लोग टीबीएम कहते हैं। सर समझ गए टीबीएम मतलब आइडिया लग गया, अब क्लास करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन सर क्या हम लोग अभी टीवीएम करना है? सर नहीं सर, अभी तो हम लोग टीवीएम नहीं कर रहे, ये क्लास चल रहा है, कंटिन्यूएशन क्लास है, क्योंकि लास्ट बीच में कुछ दिनों छूट गया है, तो मैं थोड़ा सा एफएम का भी कनेक्टिविटी करा रहा हूँ और आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ये जो करंट डिस्कशन चल रहा है, दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये एक बिजनेस करता है, इसको हम लोग इस चैप्टर को 2 नाम से पुकारा जाता है मार्केट में। इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहा जाता है और इसको
कैपिटल बजटिंग टेक्निक भी कहा जाता है। सर ये किसके लिए लागू होता है, किन लोगों के लिए? सर दिस इज फॉर द बिजनेसमैन, कंपनी। कैसा बिजनेसमैन? इंडिविजुअल यस चलेगा, कंपनी चलेगा, पार्टनरशिप चलेगा, जो कोई भी बिजनेस करता है उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए है। क्या ये शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में लागू होता है? सर ये शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट उस तरह से लागू नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर कोई फंडामेंटली किसी बिजनेस को समझना चाहेगा तो लागू होता है। मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मली ये टेक्निक यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई कंपनी को विचार करना चाहता है, से फॉर एग्जांपल आपको अचानक से खबर मिला है, जस्ट एग्जांपल लेता हूं कि आपका मानो अदानी में इन्वेस्टमेंट है या मानो आपका एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और आपको अचानक से मार्केट से खबर मिल रहा है कि अदानी किसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक किसी प्रोजेक्ट में 500 करोड़ पैसा लगाना चाहता है, ठीक है, या फिर ऐसा खबर आता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी मार्केट से 100 करोड़ रेज कर रहा है, बैंक से लोन ले रहा है, या फिर ऐसे सुनने को मिलता है कि बैंक मार्केट से आईपीओ इशू करके, आईपीओ या एचपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू करके अपना पैसा रेज कर रहा है, कैपिटल रेज कर रहा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगा तो 100 करोड़ का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, 500 करोड़ इन्वेस्ट करेगा तो 500 करोड़ का भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये जो मैं जुगाड़ का बात कर रहा हूं ना सर, दिस जुगाड़ इज कॉल्ड फाइनेंस। इस जुगाड़ को ही फाइनेंस कहते हैं, जिसको थोड़ा और मैं अगर थोड़ा सा क्या बोलूं, लैंग्वेज के साथ बोलूं, इसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। मतलब अगर अदानी को 100 करोड़ चाहिए, मानो वो लोन रेज कर रहा है, ऐसे लोन को लेके अदानी का साथ बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, ठीक है, अब इसीलिए लोन रिपे भी कर रहा है आजकल, ठीक है, लोन रिपे करके डेब्ट फ्री कंपनी बनना चाहता है, इसीलिए पूरा लगा है अपना सारा एसेट बेच बाच के, बोल रहे हैं हम लोन फ्री हो जाएंगे। ऐसा 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 सिचुएशन रिलायंस के साथ भी हुआ था 2020 में, मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस भी अपने आप को डेब्ट फ्री किया था, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। फिलहाल आप इतना समझो कि पैसा जुगाड़ लगाने का जो तरीका है, जुगाड़ लगाना कहाँ कहाँ से कोई कर सकता है, एक कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए कहाँ कहाँ से अपना पैसा को फाइनेंस कर सकता है? प्लीज टेल मी। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, जुगाड़ लगाना, चाहे अदानी हो, अंबानी हो, एचडीएफसी हो, वॉट एवर बी दी कंपनी, छोटा मोटा आपका कंपनी, आपका बिजनेस, कहाँ से जुगाड़ लगा सकते हो? सर हम लोग शेयर मार्केट से, मतलब बेसिकली शेयर इशू कर सकते हैं। सर प्राइवेट कंपनी हाँ वो भी कर सकता है, लेकिन प्राइवेटली कर पाएगा। तो आप शेयर इशू कर लो। कैसे शेयर? इक्विटी शेयर आप लोग अकाउंटेंसी में करते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी में फर्क क्या है? बोलो ना, प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या फर्क है? मतलब अदानी को 100 करोड़ चाहिए, अदानी 100 करोड़ भी इशू कर सकता, मतलब इक्विटी भी इशू कर सकता है, प्रेफरेंस भी इशू कर सकता है। बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस? शॉर्ट में बोलो। স্যার রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডাররা কিছু সময়ের পরে আপনার কমপ্লিট হয়ে যায়, ওটাকে রিপে করে দিতে হয়, আর ওদের একটা ফিক্সড ইন্টারেস্ট থাকে। एंड इक्विटी? ইকুইটি স্যার সব শেষে যেটা বেঁচে থাকবে সেটাই। थैंक यू सर। मतलब इक्विटी जो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, मानो जैसे हम लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अदानी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, एचडीएफसी में कर दिए, एक्चुअली हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर हो जाते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिलेगा इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, देयर इज नो फिक्स इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, से फॉर एग्जांपल 11%। कंपनी पहले से बता देता है, अदानी या एचडीएफसी पहले से बता देगा कि हम 11% इंटरेस्ट के साथ मार्केट से 100 करोड़ उठाना चाहते हैं, या 12% के इंटरेस्ट के साथ प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हैं। जो कोई भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम कंपनी में बता देगा कि लॉट वाइज लेना पड़ता है, तो इंडिविजुअली आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो पर लॉट में, ठीक है, या 1 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो एक एक जन, ठीक है। तो ऐसा करके बोल देगा। अब ऐसा करते करते हजारों लोग, 10,000 लोग इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी का 100 करोड़ आ जाएगा। सो कंपनी का पैसा रेज करने का अलग अलग तरीका है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, ये सब शेयर मार्केट का खेल है। मतलब शेयर मार्केट प्राइवेटली भी चलता है या फिर
स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज के लिए भी। शेयर मतलब शेयर है, जिसको हम लोग इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग तरीके से जानेंगे, चर्चा करेंगे सर, और चर्चा करेंगे। इसके अलावा कंपनी के पास सबसे पॉपुलर तरीका है लोन रेज करने का, बैंक लोन। डिबेंचर से ले सकते हैं, इंडिविजुअल लोग भी कंपनी को डिबेंचर दे सकते हैं, तो लोन रेज कर सकते हैं, डिबेंचर रेज कर सकते हैं। या फिर कंपनी का ओल्ड प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, कंपनी ने काफी दिनों से बिजनेस करके रखा है, अपना रिटेन अर्निंग इन्वेस्ट करके बिजनेस में पैसा जुगाड़ कर सकते हैं। सर पैसा जुगाड़ करके करेगा क्या? 100 करोड़ जुगाड़ कर लिया, करेगा क्या? हाँ, अरे पगला खाबी की मतलब समझ रहे हो ना, मतलब करेगा क्या 100 करोड़ लेके, 500 करोड़ लेके? व्हाट इज द पर्पस? सर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट इज द पर्पस। अच्छा, ये 100 करोड़ लोन भी लेता है तो बैंक इंटरेस्ट लेगा ना, 12%, 13%, 10%, जो भी बैंक के साथ कंपनी का डील हुआ है उस हिसाब से। तो 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए 100 करोड़ का लोन लिया है, उसमें 12% का इंटरेस्ट भरेगा, और फिर उसको इन्वेस्ट करके कम से कम 100 करोड़ से, मतलब 12% से ज्यादा कमाना पड़ेगा, तब बिजनेस चल पाएगा। मतलब सिंपल बात है, कोई भी आम आदमी, ज्यादा नहीं सोचना है, अदानी अंबानी कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सोचना है। कोई भी इंसान मार्केट से अगर 1 लाख रेज कर लिया, 1 लाख रेज, रेज मतलब कैपिटल जुगाड़ किया, बैंक ने बोला 10% इंटरेस्ट, तो 1 लाख में कितना देगा? 10,000 का कॉस्टिंग पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं इसको, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सिंपल तरीका समझोगे तो कॉम्प्लेक्स भी समझ जाओगे। अब ये 1 लाख को इन्वेस्ट कर देगा कंपनी, 1 लाख इन्वेस्ट करेगा तो कम से कम रिटर्न तो चाहिए। तो 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर 15% रिटर्न आएगा तो कंपनी कम से कम 15,000 इनकम करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, बहुत तरीका है, ईवीआईटी, ईबीटी, पीबीटी, बहुत सारा तरीका है, तो उसमें नहीं जा रहा हूँ, प्रॉफिट करेगा। सो नाउ 15,000 अगर कंपनी को मिल जाता है और 10,000 का कंपनी का कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट, तो 15,000 से 10,000 अगर माइनस कर दो तो नेट क्या हो जाएगा? 5,000 का प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 5,000। ये 15,000 को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रिटर्न, दिस इज कॉल्ड रिटर्न, आर। और ये 10% को क्या कहते हैं? ये 10,000 को, दिस इज कॉल्ड केसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हर बिजनेस का टारगेट यही होता है कि उसका बिजनेस का रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन केसी, आर शुड बी ग्रेटर देन केसी, यही टारगेट है कि मेरा रिटर्न अगर 15% है तो केसी अगर 10% है तो बिजनेस एकदम झक्कास चलेगा। लेकिन जब भी ये गड़बड़ हो जाता है, बिजनेस झक्कास से एकदम गिर के नीचे आ जाता है। मतलब झक्कास, ये अनिल कपूर का बड़ा फेमस डायलॉग है, झक्कास। ठीक है, तो झक्कास चलने के लिए 15 से ज्यादा होना चाहिए। सर ये तो बहुत सिंपल बात है, हर किसी को पता है। सर वही तो, सिंपल चीज ही कभी कभी रियल लाइफ में इतना आसान नहीं होता है, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे सामने इन्वेस्टमेंट डिसीजन आया है। ये चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं हम लोग, ये जो करंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का यही रीजन है। तो मैंने रिसेंटली लास्ट 2-3 लेक्चर्स में, देयर आर सम सर्टेन टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कुछ टेक्निक काम करता है, जैसे कि पेबैक पीरियड, जैसे कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जैसे कि एनपीवी, जैसे कि पीआई, जैसे कि आईआरआर, जैसे कि एमआईआरआर मतलब मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। देयर आर सम पॉपुलर टेक्निक, इनमें से कुछ टेक्निक मैंने ऑलरेडी क्लास में सॉल्व करवाया। क्या क्या? ऐसे मैंने एनपीवी क्या होता है कॉन्सेप्ट भी दिया, सॉल्व भी करवाया। मैंने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे भी काम किया सर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे तो बहुत ज्यादा बात कर ली। अब मैं थोड़ा इंटरनल, अच्छा एमआईआरआर, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भी मैंने लास्ट 2-3 क्लास में चर्चा किया। ये सर, ये सब टेक्निक से क्या पता चलता है? सर बिजनेस में बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसका आइडिया मिल जाता है। मतलब यस और नो। सर इतना बड़ा बात है? अरे हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, स्पेशली चार्टर्ड सीए में तो फाइनेंस के रोल के लिए जाने जाते हैं, और सीएस को इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि कंपनी कर क्या रहा है, कंपनी कर क्या रहा है, इतना नॉलेज तो एक सीएस को भी होना चाहिए। सर एमबीए वाले, हाँ उनके भी एमबीए इन फाइनेंस यही तो होता है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एमबीए फाइनेंस। करता क्या है? यही काम करता है। समझ रहे हो सर? डिसीजन मेकर है, दे आर बेसिकली डिसीजन मेकर। इनके ऊपर डिपेंड करके कंपनी का आगे का नैया डिपेंड करता है।
जैसे आज सुबह ही मैं बता रहा था, टेक महिंद्रा में एक न्यू प्रेसिडेंट ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट नहीं सॉरी, क्या नाम है तो था, जो मोहित जोशी। मोहित जोशी सर, हाँ, एक्स इन्फोसिस प्रेसिडेंट, एक एक्स इन्फोसिस प्रेसिडेंट। न्यू रोल क्या है टेक महिंद्रा में उनका? सीईओ। सीईओ ना? टेक महिंद्रा में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना है। पहले वो इन्फोसिस के प्रेसिडेंट थे। तो ये लोग बेसिकली कंपनी के डिसीजन मेकर है कि कंपनी को किस लेवल में लेके जाएंगे, उसके लिए डिसीजन लेते हैं। प्रोजेक्ट में 1000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इन्फोसिस में कामयाबी दिखाया, तभी टेक महिंद्रा उसको पाने के लिए पागल हुआ। और जैसे ही दिया शेयर मार्केट में दद 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 करके ट्रेडिंग बढ़ गया। मतलब क्या ग्रोथ दिया, आज ही सुबह स्टॉक मार्केट क्लास में बता रहे थे। सो डिसीजन मेकिंग ना कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है सर, इसमें काफी सारा टेक्निक काम करता है। पर वही सीखने के लिए आपको बताया जा रहा है, नहीं तो आप कैसे कंपनी को हेल्प करोगे? ठीक है, तो कंपनी का हेल्पिंग हैंड बनना है, कंपनी पे डिसीजन मेकर बनना है, तो अच्छे से पढ़ो, समझो, नॉलेज मेकर, ठीक है, नॉलेज बनो। नॉलेज ही एक चीज है सर जो हर नैया को पार कराता है। ज्यादा चिंता करके टाइम, हम लोग जितना समय फालतू का चिंता करके निकलते हैं ना, उस टाइम पे नॉलेज को एनहांस करने में समय दोगे ना, देखना सर, वही वही समय आपको कितना वापस रिटर्न करेगा। स्लो, अगर इन्वेस्ट करना है, एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, अगर स्टूडेंट को इन्वेस्ट करना है तो नॉलेज पे समय देना है, नॉलेज गैदर करने में, ना कि चिंता करने में। ठीक है, दुश्चिंता, चिंता भी नहीं, दुश्चिंता। दुश्चिंता मतलब बैड थिंकिंग, पता नहीं क्या होगा, हाँ जिंदगी आधा अधूरा सा लग रहा है। ठीक है, जितना सोचोगे, देखो रियल लाइफ टेंशन ऑलवेज इज देयर, बट रियल लाइफ टेंशन के साथ जो जी लेगा वही जिंदगी आगे बना लेगा। ऐसा नहीं कि जो मुस्कुराते हैं उनका टेंशन नहीं होता, ये सोच गलत है। हर कोई, सबका टेंशन है सर, जो मुस्कुरा रहा है उसका भी टेंशन, जो रो रहा है उसका भी टेंशन, जो नहीं रो रहा है उसका भी टेंशन। ठीक है तो रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, और साथ में इन्वेस्टमेंट सीखते चलो। सर आज क्या नया कराओगे वो बताओ, सबसे आप बेसिक चीज बता जा रहा हूँ, कुछ नया नहीं सिखाया। ठीक है एनपीवी पीआई आईआरआर बहुत बात किए, आज दो नया टेक्निक पे बात करेंगे, पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ओके, ये सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे रवि, बोलो सर। ओके सर, নীল বোঝা যাচ্ছে তো? यस सर। হ্যাঁ স্যার। ओके सम जस्ट अ सेकंड, कहाँ चला गया है नोट? चलो साथ साथ चलो, फिर मैं होमवर्क भी दूंगा, उसको भी करना सर, नोट भी शेयर करूंगा जहाँ से आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हो। पेबैक पीरियड यार मैं लिख ही दिया था लास्ट क्लास में कि आज कराना है। अच्छा, मैं कितना एडवांस सोच लिया था सर। हाँ, इतना एडवांस अगर मैं रोज सोच पाता तो मेरा भी जिंदगी अच्छा हो। सर खराब चल रहा है क्या? नहीं खराब नहीं है, पर बेहतर नहीं हो रहा है सर, चेंज करो अपने आप को सर, कोशिश में लगा हूँ सर, कोशिश प्रॉपर नहीं हो रहा सर, करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपको जो ठीक लगे आप कर देना। पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, हेडिंग करो सर, हेडिंग करो, बहुत आसान तरीका है, क्वेश्चन कराएंगे ना क्लियर हो जाएगा। पेबैक पीरियड, इसके पहले का जो टेक्निक मैंने करा दिया, प्लीज एक बार आप लोग बैकअप लेके कर लेना सर, जिनका भी मिस है उनके लिए बोल रहा हूँ। रियाक्षी, रियाक्षी का आवाज नहीं आ रहा। पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सर क्या है, चलो लिखो, हम लोग लिखते हुए सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं फाइनेंस के क्लास में। पेबैक पीरियड लिखो सर, कॉपी में लिखना चालू करो। पेबैक पीरियड
refers to the number of years in which project will pay back. What was initially जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया था, what was initially invested in it. एक बिजनेस अपने बिजनेस में इनिशियल लेवल में, एक बिजनेस अपने बिजनेस में इनिशियल लेवल में जो इन्वेस्ट करता है वो कितना जल्दी पे बैक होता है उनको, उसका हिसाब है. इट्स अ वेरी सिंपल तरीका. कोई भी आम आदमी इस चीज को करता है, कोई भी आम आदमी. सर ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा ही है. इसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है दिस इज कॉल्ड लोअर द बेटर. मतलब समझे? मतलब जितना जल्दी पे बैक हो जाए उतना अच्छा. लोअर दी बेटर. सर लोअर दी बेटर का मतलब जितना जल्दी पे बैक हो जाए उतना अच्छा. लोअर दी बेटर कैसे दिखाते हैं? एवरी फर्म और कंपनी जो ठीक लगे यूज कर लो. स्पेसिफाई दिस इज सी. हाँ लुक लाइक ई. स्पेसिफाई द कट ऑफ. स्पेसिफाई द कट ऑफ. कट ऑफ मतलब जैसे आप लोगों का कॉलेज कट ऑफ होता है ना कि कॉलेज में इतना परसेंटेज मिलने से कॉलेज में सीट मिलेगा. हाँ एवरी फर्म और कंपनी स्पेसिफाई द कट ऑफ फॉर द पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड ब्रैकेट में एक एन लिख के स्टार लिख दो. सर ये एन स्टार क्या है? सर मैं आगे आगे बताऊंगा कि एन स्टार क्या है. फिलहाल आप ब्रैकेट में रखो, मैं समझाऊंगा. व्हाट इज एन स्टार आई विल डिस्कस. आगे लिखो सर. A project is viable. Viable means acceptable. Project is viable or acceptable only if its payback period is less than or equal to its cutoff. That is n less than equals to n star. N less than equals to n star. आपके मन में चल रहा है सर ये n और n स्टार में क्या फर्क है? सर एक्चुअली ये नंबर ऑफ ईयर को डिनोट करता है. मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. कंसिडर फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स. ईयर्स का एक कॉलम बनाना और ए बी सी डी करके 4 प्रोजेक्ट बनाना. ये क्या प्रोजेक्ट है? सर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है. मानो आप रियल एस्टेट एजेंट हो, सिंपल बात कर रहा हूँ. रियल एस्टेट एजेंट नहीं, आप मानो रियल एस्टेट में बिजनेस करते हो. आप कोलकाता में ये सब बहुत पॉपुलर है ना. मतलब आप अलग अलग जगह में बिल्डिंग बनाते हो और उस बिल्डिंग को बेचते हो. मानो आपका एक प्रॉपर्टी बन रहा है राजारहाट में, एक प्रॉपर्टी बन रहा है मानो टॉलीगंज में, एक प्रॉपर्टी बन रहा है मानो
हावड़ा में, और एक प्रॉपर्टी आपका बन रहा है मानो बारासात में। मैं थोड़ा अलग अलग जगह लिया, कोलकाता का थोड़ा अलग अलग, राजारहाट, टॉलीगंज, हावड़ा, बारासात। सर क्या है ये सब? सर आपका बिजनेस प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, मैंने यहाँ पर रियल एस्टेट सोचा। आपने बिजनेस पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल का टारगेट टाइम फिल किया, 5 साल का, ठीक है। मतलब अभी टारगेट नहीं दिया आपने, 5 साल का डेटा आपके सामने मानो मैं देता हूँ। तो आपने क्या किया, राजारहाट प्रोजेक्ट में आपने 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 300 करोड़ ज्यादा हो गया क्या? एक काम करो सर, लाख समझ लो, हाँ 300 लाख, ये सब रुपीज इन लैक्स है, हाँ रुपीज इन लैक्स। राजारहाट में मानो आपने 300 लाख लगाया, टॉलीगंज में मानो आपने 500 लाख लगाया, मतलब 5 करोड़। सर ब्रैकेट में क्यों डाल रहे हैं बोलो तो? क्योंकि दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। जब पैसा मार्केट में लग जाता है तो वो नेगेटिव में हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी रिटर्न आना चालू नहीं हुआ ना, प्रोजेक्ट में पैसा डाल गया तो अभी नेगेटिव में शो करेंगे। हावड़ा में आपने 500 करोड़ डाला और 12/7 प्रोजेक्ट में आपने 600 करोड़ डाल दिया, सॉरी 600 लाख, 6 करोड़। बहुत अच्छा। अब क्या, अब बैठे बैठे दिन गुनो। पैसा जो इन्वेस्ट कर दिए वो कब आएगा? हाँ कब आएगा, कब आएगा करके गाना गाओ, पैसा तू अब तो आ जा। हाँ हाँ आ जा करके गाना गाना चालू। अब यही खेल है पेबैक पीरियड का, पैसा तू अब तू आ जा। फर्स्ट ईयर में राजारहाट प्रोजेक्ट में 100-200 लाख वापस आ रहा है, ये इनफ्लो हो रहा है, दिस इज योर आउटफ्लो। ये जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम मतलब जो नेगेटिव में आपने शो किया, ये आउटफ्लो था, लिखने का जरूरत नहीं है, नेगेटिव देख के समझ जाना, क्वेश्चन में भी ऐसे ही देता है। और ये जो मैं पॉजिटिव में दिखा रहा हूँ ये सब इनफ्लो है। 200 लाख राजारहाट में फर्स्ट ईयर में आया, सेकेंड ईयर में 100 करोड़ आ गया, 100 लाख, सॉरी राइट में दिखाता हूँ। सेकेंड ईयर 100 लाख आ गया, थर्ड ईयर 120 लाख आ गया, फोर्थ ईयर 110 लाख आ गया, फिफ्थ ईयर कुछ नहीं आया। सर टॉलीगंज प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर 60 लाख आया, सेकेंड ईयर 100 लाख आया, 120, 390, 780। हावड़ा प्रोजेक्ट 400 लाख, 160 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख। एंड बारासत प्रोजेक्ट 200 लाख, 300 लाख, 400 लाख, 200 लाख एंड 300 कंप्लीट। सर यहाँ आपने 300 करोड़ 300 लाख लगाया था, पैसा देखो 2 साल में आ गया। यहाँ आपने 500 करोड़ लगाया था, सॉरी 500 लाख, देखो मोटा मोटी 3.5 साल में आ गया। लेकिन एग्जैक्ट डेटा चाहिए हमें, हमें एग्जैक्ट टाइम चाहिए कि कितना समय लगा मुझे पैसा वापस पाने में। इधर आपने 500 लाख लगाया, ये भी मोटा मोटी 2 साल लगा, 1.5 साल के अंदर। यहाँ पर आपने 600 लाख मतलब 6 करोड़ लगाया, इस पे भी मोटा मोटी आपको 2-2.5 साल समय लगा है पैसा पाने में। लेकिन वी नीड एग्जैक्ट टाइम पीरियड कि हमें कितना समय लगा है। लेकिन सर ये पेबैक पीरियड, पैसा तू अब तो आ जा, ठीक है। अब ये अब तो आजा में टाइम का खेल बहुत बड़ा है। अब द फार्म uses payback period as the selection or appraisal criteria
पॉइंट टू बी नोटेड। अप्रेजल का मतलब होता है सिलेक्शन। फाइनेंस में सिलेक्शन से ज्यादा अप्रेजल वर्ड यूज किया जाता है। मैं सिलेक्शन वर्ड इसलिए लिखा फॉर द फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, बट बहुत सारे केस में अप्रेजल वर्ड आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसलिए मैं लिखा दिया कि अप्रेजल वर्ड यूज होता है प्रोजेक्ट में। अप्रेजल होता है, नॉट सिलेक्शन। पता नहीं इंग्लिश लोग ऐसा क्यों लिखता है, बट जो लिखता है मैं भी सीखा, आपको भी सिखाया। एंड इट्स कट ऑफ is 3 years। कट ऑफ 3 years का मतलब क्या है? कट ऑफ 3 years का ये मतलब होता है कि जो भी प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर मेरा पैसा रिटर्न कर देगा वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बजट बन रहा है, ये बजट बन रहा है। जो प्रोजेक्ट 3 साल के मेरा पैसा रिटर्न करने का ताकत रखता है। सर ये कैसे पता चलेगा? ये फील्ड एनालिसिस करके समझ में आता है, बुकिंग वगैरह देख के। ठीक है, ये राजारहाट से जल्दी पैसा आएगा, टॉलीगंज से जल्दी पैसा आएगा, कि हावड़ा में जल्दी पैसा आएगा, कि बारासात से जल्दी पैसा आएगा। जो प्रोजेक्ट में हमें जल्दी रिटर्न मिल जाएगा हम वो प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे, और जो प्रोजेक्ट में मेरे को देरी से पैसा मिलेगा वो प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो वेरी सिंपल तरीका, इन्वेस्टर कैन select, the very simple तरीका investor can select to decide for which project they should invest their money। सर इतना सिंपल तरीका है? हाँ सर इतना सिंपल तरीका, बट हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट। अच्छा एक बात यहाँ पर लिखे, ट्रीटिंग assumptions है, ट्रीटिंग all projects as independent। मतलब हावड़ा, टालीगंज, बारासात सारा प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है। डिसाइड अपन they are accepted or rejected। मतलब ये प्रोजेक्ट को लिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे संग क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। हाँ, प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए या ले लिया जाए। तो यही सोचने आए, यही सोचना है। सर कैसे सोचे? सोचो के क्या सोचा है कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना है। सर आगे प्रश्न देखा, हाँ क्यों इतना दिमाग खराब कर ये दिया? आगे हाथ फास्ट क्यों नहीं चलता है तुम लोग? क्या मैं ना इतना सर, धीरे, ठीक है ना इतना सर? क्या, फिर इतना पॉइंट इतना धीरे धीरे लिखता हूँ। कौन सा पॉइंट? सर, ये पॉइंट যেটা লাস্ট পয়েন্টটা লেখাচ্ছি, एक চিটিং অল लिखा, প্রজেক্ট। लिख लिया। স্যার হয়ে গেছে। थैंक यू सर। नाउ मैं ऐसे ही बहुत धीरे धीरे बोलते बोलते लिखता हूँ सर, इसीलिए हो जाना चाहिए। अच्छा आंसर, प्रोजेक्ट ए के बारे में सोचते हैं कि प्रोजेक्ट ए लेना है कि नहीं लेना है। सर ये तो देख के पता चल जाएगा, इसमें कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। यू इन्वेस्ट, अरे तुमने इन्वेस्ट कितने का किया? 3 करोड़ का। फर्स्ट ईयर में 2 करोड़, सेकेंड ईयर में 100 करोड़। आपका पैसा कितना दिन में आ रहा है? बोलो ना। 3 करोड़ का पैसा तुमने डाला था, कितने दिन में पैसा आ गया? 2 साल में। इतना क्या सोच रहे हो? इतना क्या सोच रहे हो? 2 साल में प्रोजेक्ट ए का पैसा रिटर्न आया कि नहीं आया? सिंपल इतना ही लिखना है। बाय विजुअल इंस्पेक्शन पेबैक पीरियड, सर इतना इजी है। हाँ सर, पेबैक पीरियड इक्वल्स टू 2 years, और हमारा कट ऑफ कितना था? 3 years। क्वेश्चन में बोल दिया था 3 साल में पैसा आ जाए तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो एक्सेप्टेड, मतलब राजारहाट वाला प्रोजेक्ट में हम लोग पैसा लगाने के पीछे भागेंगे। सिंपल बात है, क्योंकि विजुअल इंस्पेक्शन में ये देखा जा रहा है कि प्रोजेक्ट में पैसा जल्दी आने वाला है।
और एकदम डायरेक्टली दिख रहा है। बट सर ये तो प्रोजेक्ट 2 में भी विजुअली दिख रहा है कि कब मेरा 5 करोड़ वापस आ रहा है, 60, 100, 120, 390। लेकिन आप टोटल करके देखो तो एग्जैक्ट 500 कहाँ हो रहा है पता नहीं सर, एग्जैक्ट 500 कहाँ हो रहा है पता नहीं। मतलब हाँ, हाँ बोल सर, 3 और 4 के गैप में है। हाँ 3 और 4 के, यस सर, बट देयर इज अ क्वेश्चन, मतलब 3 और 4 के गैप में है, मतलब 3 साल कितना महीना, हाउ मेनी मंथ्स, वो भी तो काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पर मंथ के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें, तो बैंक इंटरेस्ट वगैरह बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यू नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग आल्सो कि हाउ मेनी मंथ्स, तो ये हाउ मेनी मंथ्स कैसे पता करेंगे, 3 तो समझ में आ रहा है, बट हाउ टू कैलकुलेट द बिटवीन मंथ्स, ये बिटवीन मंथ्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, वही सीखने जा रहे हैं सर। इट्स अ वेरी सिंपल पेबैक पीरियड कॉन्सेप्ट। चलो तुमको लेकर चले प्रोजेक्ट कैलकुलेट करने, प्रोजेक्ट बी, ईयर्स, एनसीएफ एंड क्यूमुलेटिव, 0, 1, 2, 3, 4, 5। नेट कैश फ्लो कितना है प्रोजेक्ट बी में? प्रोजेक्ट बी मतलब कहाँ का प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट बी टॉलीगंज, टॉलीगंज का प्रोजेक्ट। 500 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर दिया, 60 आपका फर्स्ट ईयर में आ रहा है, 100 आपका सेकेंड ईयर में आया, थर्ड ईयर में 120 आया, फोर्थ ईयर में 390 आया, फिफ्थ ईयर में 780 आया। एक चीज देखो, स्टार्टिंग में कम है, लास्ट में ज्यादा है, लेकिन हमें ना कट ऑफ देख के चलना है, 5 साल बाद क्या होगा आज सोचना बहुत मुश्किल है। पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट में जो कंपनी चलता है, अलग अलग टेक्निक है सर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। सबसे साइंटिफिक एनपीवी है, पीआई है, आईआरआर भी है, बट पेबैक पीरियड का भी इस्तेमाल बहुत होता है। ये इंडिविजुअल, बिजनेस में और इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा अप्रोच को लेगा, और हर अप्रोच का पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट चलता है। बट ये पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट ना बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, मतलब ये बाय हैबिट ज्यादातर लोग यही यही फॉलो करता है। ज्यादातर लोग बाय हैबिट यही करते हैं कि मैंने 500 लाख लगा दिया, अब जितना जल्दी मेरा 500 लाख आ जाएगा उतना जल्दी मैं प्रोजेक्ट को ले लूंगा, बजटेड। बट हाउ टू कैलकुलेट, इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे देखोगे? 500 करोड़, सॉरी 500 लाख आपने स्टार्टिंग में नेगेटिव किया। अच्छा, फर्स्ट ईयर में अगर 60 आ जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगर 60 फर्स्ट ईयर में आ गया तो भी आपका क्या मार्केट में 500 भी पड़ा रहेगा कि उससे कम हो जाएगा? आउट ऑफ 500 60 अगर फर्स्ट ईयर में आ जाता है, कितना कमेगा? 440 440। सेकेंड ईयर में अगर 100 आ जाएगा तो 340 मार्केट पे पड़ा हुआ है। मार्केट में जो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट पड़ा रहेगा उसको नेगेटिव में शो करते रहना है सर। फोर्थ ईयर में यहीं पर खेल बन जाएगा, दिस इज द एरिया। थर्ड ईयर में 340 हो गया, ठीक है, सॉरी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में जैसे 120, ऐसे 340 से 120 लो, कितना होगा? 220। और 220 से 390 ले लो, मतलब 220 करोड़ मार्केट में है, लेकिन रिटर्न आ रहा है, मतलब इनफ्लो हो रहा है 390। मतलब यहीं पर खेल खत्म हो रहा है, मतलब मेरा रिटर्न यहीं पर आ जा रहा है सर, मतलब 120 और 390 के बीच में 170 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और 780 जब आ जाएगा 5 साल में, तो 780 प्लस 170 करके
950 का आपका क्यूमुलेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लीज टेल मी कि आपको क्यूमुलेटिव समझ में आया? चौथा, नील, रवि, सभी को पूछ रहा हूँ, प्रियाक्षी, संपत, बोलो सर, क्या आपको क्यूमुलेटिव समझ में आ गया? স্যার এইখানটা তো বুঝলাম। आगे देख Yes, sir. जो डोंट बी इम्पेशेंट सर, देखो क्या कर रहा हूँ, खत्म होने नहीं देते हो, बच्चा जैसा हरकत करते हो। पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? विजुअली आपको 3 साल तो नजर आ ही रहा था, फर्स्ट ईयर 60, सेकंड ईयर 100, थर्ड ईयर 120, इतना तो लगेगा ही। बट 3 और 4 के बीच में जहां पर आपका नेगेटिव पॉजिटिव में बदला, इन विच पॉइंट, मतलब 390 जब आपका इनफ्लो हुआ, आपका नेगेटिव पॉजिटिव में बदल गया, मतलब 220 चेंजेस टू 170 प्लस, एंड दिस इज द इन बिटवीन 120 एंड 390, दैट मींस दिस इज इन बिटवीन 3 एंड 4 इयर्स। नाउ इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, पेबैक पीरियड इक्वल्स टू 3 एंड 220, मतलब जो आपका लास्ट नेगेटिव है और जो आपका जिसके कारण आपका नेगेटिव पॉजिटिव में बदला है, 220 डिवाइडेड बाय 390 इयर्स, तो 3.56 इयर्स होगा। चेक करो एक बार, 220 बाई 390 करके देखो, 0.56 समथिंग आएगा। क्या होगा, क्या करके देखा आप लोगों ने? 220 डिवाइडेड बाई 390 कितना आया रे? 0.56 ছিল 0.56, तो 0.56 इयर्स मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट मेरा 500 करोड़ का रिटर्न आने में 3 साल 56 इयर्स, मतलब और भी 0.56 मंथ ज्यादा लग रहा है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सर? प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? इस प्रोजेक्ट को लेना है कि छोड़ना है? टॉलीगंज प्रोजेक्ट को लेंगे कि छोड़ देंगे? रिजेक्ट करोगे सर? थैंक यू, सिंपल बात है, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा कट ऑफ था 3 साल। एक स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेता है, अब कोई बोलेगा, मतलब क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई बोलेगा सर 5 साल में जाके तो 780 दे रहा है, फोर्थ ईयर में जाके तो 390 करोड़ दे 390 लाख दे रहा है, तो क्यों नहीं लेना है? लेना चाहिए ना। अब इसका जवाब आपको कॉलेज को पूछना है, सर क्यों, कॉलेज को क्यों? कॉलेज जब एक स्टूडेंट का कट ऑफ मार्क्स लेता है, स्टूडेंट अगर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 90% लाओगे तो ये मेरा कट ऑफ है। अब कोई स्टूडेंट 80% लेके कॉलेज में जाता है, कॉलेज कहता है कि नहीं हमारे कॉलेज में तो कम से कम 90% लेके आओ, नहीं तो नहीं लेंगे। आप कॉलेज को वादा करते हो, आप कॉलेज को प्रॉमिस कर रहे हो कि सर कॉलेज एक बार मुझे एडमिशन ले लो, मैं 90% क्या 95 लाके दूंगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर। क्या आपका इस वादा को कॉलेज मानेगा? हाँ, एक 80% स्टूडेंट फ्यूचर में 95% का वादा कर रहा है कि मैं आपको लाके दूंगा, क्या इस बेसिस पे कॉलेज स्टूडेंट्स को एडमिशन कराएगा अगर उसका कट ऑफ 90% है तो? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। नो सर। एग्जैक्टली अगर किसी के मन में ऐसा विचार आ रहा था कि सर ये प्रोजेक्ट तो मुझे लास्ट में 390 780 की रिटर्न जनरेट कर रहा है, नो वैल्यू सर। पेबैक पीरियड में इसका कोई मायने नहीं है, देयर इज नो validations of getting too much inflow in the conclusion years.
लास्ट की तरफ में अगर आपको रिटर्न ज्यादा में मिले, कोई मायने नहीं रखता पेबैक पीरियड। सो प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। ये तरीका होता है पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का। याद रखें सर, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, क्यूमुलेटिव करना है, और जिस पॉइंट में जाके 220 नेगेटिव के बाद जिसके कारण, जिस गैप में आपका पॉजिटिव होता है और ड्यू टू दैट अमाउंट जिसके कारण पॉजिटिव होता है, उस लास्ट नेगेटिव वैल्यू के साथ उसको डिवाइड करना है। तो इसीलिए 220 इज माय लास्ट नेगेटिव वैल्यू एंड 390 इज माय पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, तो 220 नेगेटिव से 390 को डिवाइड कर दो, आपका जो ईयर मतलब फैक्टर आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा वही आपका एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट रिजेक्टेड हो गया, बिकॉज मेरा कट ऑफ तो 3 था। अब कुछ एग्जांपल्स आप मेरे साथ साथ करो। मतलब प्रोजेक्ट सी, मतलब हावड़ा वाला प्रोजेक्ट का क्या होगा, कर चुके हो क्या? अब तो समझ में आ गया हो। ईयर्स, नेट कैश फ्लो एंड क्यूमुलेटिव, सेम कॉन्सेप्ट, ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। 0 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो हावड़ा प्रोजेक्ट में 500 लाख, फिर आपको फर्स्ट ईयर में आ रहा है 400 लाख, सेकेंड ईयर में आ रहा है 160, थर्ड ईयर में आ रहा है 20 लाख, फोर्थ ईयर में आ रहा है 10 लाख एंड फिफ्थ ईयर में आ रहा है 5 लाख। बहुत अच्छा, मौज करो। लेकिन सर प्रोजेक्ट लेना है नहीं लेना है डिपेंड करता है 3 साल के अंदर आ रहा है कि नहीं। क्यूमुलेटिव कैसे करोगे? फर्स्ट ईयर 500 ही रखो, 500 से 400 जब आ जाएगा कितना मार्केट में पड़ा रहेगा? ओनली 100। 100 से जब 160 आ जाएगा, 100 से 160 मतलब मेरा प्रोजेक्ट का खेल यहीं पर बदल जाएगा। 100 से 160 मतलब 60 प्लस यहाँ पर 60 के साथ 20 ऐड हो जाएगा तो 80, 80 के साथ 5 ऐड हो जाएगा, सॉरी 10 ऐड हो जाएगा तो 90, और 90 के साथ 5 ऐड हो जाएगा तो 95। लेकिन प्रोजेक्ट मेरा यहीं पर पॉजिटिव हो गया है, तो आंखों देखी 1 साल तो लग ही रहा है, 1 year is there, but after that how many years? 1 year is visible, but after 1 और 2 के बीच में कितना? So payback period equals to 1 and 100 by 160. So 1.625 year करके देखो, 100 by 160, 0.625 years। मतलब 1 साल तो ठीक है, बट 1 साल 0.625 months बेसिकली, 0.625 years मतलब उतना मंथ। प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? बिकॉज मेरा कट ऑफ कितना है? 3 years। सर 12/7 का निकाल लो जल्दी जल्दी। 12/7 का क्या होगा? प्रोजेक्ट डी 12/7 का क्या होगा? years, net cash flow, cumulative। जीरो 1 2 3 4 5 600, यहाँ पर 6 करोड़ डाले थे बिजनेस पे। 200 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 300, थर्ड ईयर में 400, फोर्थ ईयर में 200 एंड फिफ्थ ईयर में 300। सर अगेन क्यूमुलेटिव डाल देते हैं। स्टार्टिंग में 600 नेगेटिव, आफ्टर दैट 600 से 200 आ गया तो 400 बचेगा मार्केट में पड़ा रहेगा, 400 से 300 आ गया तो 100 बचेगा मार्केट में, 100 से 400 मतलब इतना तो सिंपल हो गया, 2 साल तो क्लियरली दिख रहा है। एंड हाउ मेनी इयर्स बिटवीन 2 and 3? 2 and 3 के बीच का क्या है वो देखना है। सर आंसर 2.25। यस वेरी गुड सर, ये हो गया आपका
300 पॉजिटिव, ये हो गया आपका 500 पॉजिटिव, ये हो गया आपका 800 पॉजिटिव। नाउ पेबैक पीरियड क्या हो जाएगा? पेबैक पीरियड क्या हो जाएगा? पेबैक पीरियड इक्वल्स टू 2 इयर्स तो दिख ही रहा है, 2 इयर्स एंड 100 by 400, 100 by 400, so 2.25 years. Project accepted or rejected? Accepted. Sir, accepted. As simple as it is. सर इतना इजी है सर, कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन आगे आगे जब आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा तब आप लोग थोड़ा कंफ्यूजिया जाओगे, ठीक है? अब कंफ्यूजिया मतलब कंफ्यूज होने का भी कारण है, वो कारण आपको आगे लिखाते हैं। ये पेबैक पीरियड इजी है, ये सिंपल पेबैक पीरियड का एग्जांपल था, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। इतना सिंपल होगा तो फाइनेंस बुरा मान जाएगा, ठीक है? अगर हर चीज इतना आसान होता तो फिर फाइनेंस का क्या जरूरत पड़ता? सर बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो मतलब पढ़ाई में बने रहो, मतलब कंक्लूजन में ना पहुंचे कि बस इतना ही है, क्योंकि आकाश खुला है, बहुत दूर तक जा सकते हैं हम लोग। कहाँ जाना चाहते हो? गगन छूना चाहते हैं सर? सर आज चल के तुझे मैं लेके चलूं। তাহলে ফার্স্ট প্রজেক্টটা আমি বের করলাম না। हाँ बोलो बोलो। বলছিলাম স্যার ফার্স্ট প্রজেক্টটা কেন বের করলাম না? ওটা তো চোখের দাগে বোঝা গেছিল, ওটা তো কোনো ফ্র্যাকশন ছিল না তো। 300 লাখ ইনভেস্ট করেছি, 200 লাখ এখানে, 100 ওটা লাখ পুরোটা এখানে। প্রমাণ ছিল। হ্যাঁ ওটা তো ভিজুয়ালি দেখা যাচ্ছে। 3 বছর কোনো ফ্র্যাকশন ছিল কি এটাতে? না স্যার, পরপর 2 বছর দিতে হচ্ছে। ওই জন্যই কথাটা তো इसीलिए लिखा बाय विजुअल इंस्पेक्शन पेबैक पीरियड इक्वल्स टू 2 इयर्स, सो एक्सेप्टेड। लेकिन सेकंड ईयर थर्ड मतलब सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट, फोर्थ प्रोजेक्ट, उसमें आपको फ्रैक्शन नजर आया और इसीलिए आपको वो फ्रैक्शन के कारण क्यूमुलेटिव करना पड़ा। अभी हम आपको क्या बोले सर, जब कोई चीज बहुत आसान देखने लगे तो उस पर जरूर कुछ प्रॉब्लम है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेबैक पीरियड। ऐसे तो इसका नोट्स भी दे सकता हूँ मैं आपको, स्टडी नोट्स के अंदर भी आपको पेबैक पीरियड का एडवांटेज डिसएडवांटेज डिटेल्स में मिलेगा, पर फिर भी मैं ना फाइनेंस में थोड़ा लिखा देता हूँ, क्या है ना, नहीं तो ना ये बहुत सारा चीज स्टूडेंट को तंग करता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा लिखा के देना चाहिए। जैसे ये नोट्स के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो आपको पेबैक पीरियड का ये रहा, पेबैक पीरियड स्टार्टिंग में सॉल्व किया गया है। ये देखो लिमिटेशंस ऑफ पेबैक पीरियड, लिमिटेशंस ऑफ पेबैक पीरियड दिखाई दे रहा है ना सर? लिमिटेशंस मतलब क्या, एडवांटेज की डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसीलिए मैंने आपको शुरू में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे इतना लेक्चर झाड़ रहा था। मेरा कोई मन नहीं कर रहा था कि आपको बस फालतू में लेक्चर झाड़े, लेक्चर इसलिए दे रहा था बिकॉज पेबैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। और सिंपल पेबैक पीरियड में, सिंपल जो पेबैक पीरियड कॉन्सेप्ट है उसमें टीवीएम नहीं है, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। सो इफ देयर इज नो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट, देन प्रोजेक्ट का रिटर्न जो आपको दिख रहा है वो गलत हो सकता है। गलत हो सकता है नहीं, वो गलत है, मतलब खुली आंख से जो दिख रहा है वो है नहीं, ओपन आई से जो आप देख रहे हो वो रियल में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है उसी को ढूंढना है, लेकिन ढूंढने से पहले लिख लो। और क्या डिसएडवांटेज बोला है सर? कहता है कि
इट इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड। मतलब इसका एक प्रॉब्लम है कि बाद में जो रिटर्न आ रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं। यस, ये भी एक लिमिटेशन है। जो बाद में आपको रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न को तो वो देख नहीं पाता। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पेबैक पीरियड का एग्जैक्ट यूज बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये कुछ पेबैक पीरियड का प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को लिखो तो समझेंगे आप। चलो लिखो, एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेज दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना एडवांटेज का हेडिंग कर लो। फर्स्ट थिंग, easy to calculate. Yes, obviously easy to calculate. Second thing, easy to understand. है ना सर? So very easy to understand. बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। easy to understand मतलब कोई बोल नहीं सकता कि हमें पेबैक पीरियड समझ नहीं आ रहा है। easy to understand. Point 3, it is a risk management tool. As it ignores that is ignores or rejects projects which generated as it ignores or rejects projects which generated substantial cash flow towards end of the projects, end of the useful life. मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। इजी टू कैलकुलेट भी समझ में आया, इजी टू अंडरस्टैंड भी समझ में आया, बट लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया होगा आप लोग। सबसे बड़ा बात जो पेबैक पीरियड करता है, it is a risk management tool. But why risk management tool? As it ignores or rejects projects which generated substantial cash flow towards the end of the useful life. इस चीज का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मानो कि आपने एक मशीन परचेस किया। क्या मशीन? चलो एक पिज्जा मशीन लेते हैं। ऐसे पिज्जा मशीन का क्या दाम है सर मार्केट में? पिज्जा पिज्जा मशीन सर थोड़ा बड़ा मशीन अगर लेना चाहे तो पिज्जा मशीन प्राइस कमर्शियल पिज्जा, चलो सर मोटा मोटी 4 to 8 पिज्जा होगा। इलेक्ट्रिक पिज्जा, पिज्जा ओवन गैस 1.5 लाख के आसपास का दाम पड़ सकता है बोल रहे हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको इतना एग्जांपल देना चाहता कि जब भी आप एक पिज्जा मशीन या कोई भी फैक्ट्री मशीन आप परचेज करोगे तो उस मशीन से लास्ट में क्या आएगा ये आपको अभी से डिसाइड करने का जरूरत नहीं है। तो पेबैक पीरियड का सबसे बड़ा चीज है, अगर आप आज किसी पर्टिकुलर मशीन पे, जैसे कि आपकी आंखों के सामने है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पिज्जा मशीन है जिसमें आप अगर मानो 2 लाख का खर्चा कर रहे हो, और ये 2 लाख अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मानो 3 साल में आपका ये 2 लाख वापस आ जाता है, तो ये आपका रिस्क मैनेज कर रहा है। अब 4th ईयर या 5th ईयर में क्या होगा या 6th ईयर में क्या होगा? मानो कि एक मशीन का 5 साल का अगर इसका लाइफ है, तो 4 साल में 5 साल में जाके क्या होगा ये तो चिंता का बात है। मतलब एंड ऑफ द लाइफ में आगे क्या रिटर्न देगा? अगर 3rd ईयर के अंदर मेरा रिटर्न आ जाए, सारा पैसा वापस आ जाए, बढ़िया है। इससे बड़ा क्या चीज है? 2 साल में आ जाए तो और बढ़िया है। दैट इज द रीजन पेबैक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज रिस्क मैनेजमेंट टूल। एग्जाम में ये सब कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। These are one of the simple questions.
MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाई पेबैक पीरियड इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, because it ignores or rejects projects which generated substantial cash flow towards end of the useful life of the assets. And what is the disadvantages, sir? Advantage तो समझ गए होंगे आप लोग, डिसएडवांटेज भी समझा दो। डिसएडवांटेज की बात क्या करें सर? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका है, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर मतलब सर इन्फ्लेशन के साथ रिटर्न एडजस्टमेंट होना चाहिए। मार्केट में अगर महंगाई है और अगर आप महंगाई को साथ में लेके नहीं चल रहे हो, मुश्किल में पड़ोगे। सर कैसे पता चलेगा? कैलकुलेशन सिखाएंगे, वेट एंड वॉच। अगला 15-20 मिनट में कवर करेंगे, टीवीएम यूज करके सिखाएंगे आपको कि क्या होता है टीवीएम ना लेना और ना लेने में। टीवीएम लेके पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और बिना टीवीएम का क्या है वो तो आपको मैं दिखाई दिया। तो ये फर्स्ट एग्जाम प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब आप समझा ना, आपके पास आज पॉकेट में 100, मानो आज आपके पास 100 बोलेंगे तो आपको बड़ा छोटा अमाउंट लगता होगा। सपोज यू हैव 1 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज टुडे, चलो 1 लाख ले लेते हैं स्टैंडर्ड। सपोज आपके पॉकेट में 1 लाख है, आपको लग रहा है वाह 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 1 लाख। आपके मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है मानो 10%, सो ये 1 लाख नेक्स्ट ईयर के अंदर 10,000 में वैल्यू गिर जाएगा। मतलब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर किसी मशीन खरीदना है, आप पैसा जमा कर रहे थे, 1 लाख जमा करके सोच रहे थे मशीन रिप्लेस कर लेंगे 1 साल बाद, रिप्लेस 1 ईयर लेटर। लेकिन मार्केट में महंगाई है 10% और आपने इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ घर पे रहने दिया, तो आपको लगता है कि 1 ईयर बाद आपको मशीन खरीदने का पैसा मिल जाएगा? क्योंकि 1 साल बाद मशीन का दाम कम से कम 1,10,000 तो हो ही जाएगा। तो जब आपको मशीन खरीदने जाना है, 1 लाख तो अवेलेबल है पर 10,000 कहाँ से लाओगे? अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के केस में सोचो, अगर ये 1 लाख की जगह 1 करोड़ होता, ये 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ होता, तो क्या होता? जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना बड़ा रिस्क। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके चलना चाहिए, यस और नो? यस सर। समझ रहे हैं ना सर? अब समझाएंगे, यही चीज समझाएंगे। सो इसीलिए बोला मैं वेट एंड वॉच। जिंदगी बहुत कुछ सिखाता है, पढ़ाई भी बहुत कुछ सिखाता है, बस सीखने का इच्छा होना चाहिए। क्या है ना, हम लोग सीखना नहीं चाहते। सर हम लोग तो सीख रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो सीखना नहीं चाहते? सर आपके सिलेबस के अंदर भी कितना सुंदर सुंदर बात कहा। कट ऑफ, कट ऑफ क्या? द कट ऑफ पीरियड इज सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनदर समस्या, समस्या का हल क्या है? समस्या का हल क्या है पता नहीं सर, बट समस्या तो है, प्रॉब्लम इज देयर। कट ऑफ पीरियड सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बारासात, टॉलीगंज, हावड़ा, राजारहाट के प्रोजेक्ट में डिसाइड कर लिया था कि मेरा कट ऑफ 3 साल है, मेरा कट ऑफ 3 साल है। जैसे ये n लेस देन इक्वल्स टू n स्टार, n स्टार मतलब आपका कट ऑफ ईयर और n मतलब जो ओरिजिनल में आया है। मतलब आपका ओरिजिनल जो आएगा वो आपकी कट ऑफ से नीचे होना चाहिए या कट ऑफ के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ओरिजिनल में आपका, अगर आपने कट ऑफ n स्टार अगर आपने 3 साल रखा और n अगर आया 4 साल, तो प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। तो n ऑलवेज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर क्या होना चाहिए, n स्टार के इक्वल हो जाओ या फिर n स्टार से नीचे रहो।
इसीलिए बोला n लेस देन इक्वल्स टू n स्टार। n मतलब नंबर ऑफ इयर्स जितने आपका पैसा रिटर्न आएगा। बट ये 3 साल, 3 साल का क्या कॉन्सेप्ट है? हर बिजनेस का अलग अलग होगा। रिलायंस अपना एक लंबा सा फैक्ट्री बनाएगा बड़ा सा, उसका मतलब सब्जेक्टिवली डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट, और कोई छोटा मोटा बिजनेस का कट ऑफ क्या सेम हो सकता है क्या? रिलायंस का जामनगर फैक्ट्री देखा आप लोगों ने? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी, दुनिया में इतना बड़ा रिफाइनरी और नहीं है जो जामनगर रिफाइनरी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी सर, ठीक है। मतलब इसमें कैपेसिटी है 6,68,000 बैरल्स पर डे का रिफाइन हो सकता है। 12,40,000 का बैरल्स पर डे, currently the largest refinery in the world। सपना था धीरूभाई अंबानी का, पूरा किया बेटा ने। देखने में कुछ ऐसा है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। कभी गुजरात जाओ तो जामनगर के आसपास जाना, देख के आना। सर क्या देखे, रिलायंस का है, हम क्यों देखें? आपका प्रॉब्लम, बट आपको मैं बता रहा हूँ। जब रिलायंस जैसे बिजनेस है इतना बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, तो क्या वो 3 साल मानेगा? 10 साल माने, 15 साल माने, समथिंग लाइक दैट। तो सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है, तो इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हर बिजनेस का अलग हो सकता है, हर बिजनेस का अलग अलग हो सकता है ये पेबैक। तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब ये किसी भी सिमिलर बिजनेस के लिए, मतलब अलग अलग बिजनेस का अलग अलग पेबैक पीरियड होने का चांसेस है। कोई 3 साल बोलेगा तो कोई 13 ईयर्स बोलेगा। तो ये प्रॉब्लम है। मतलब देर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, देर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। इसीलिए बोला था सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड। मतलब मेरी मर्जी, मैं मानू 3 साल तो 3 साल, मैं मानू 2 साल तो 2 साल, मैं मानू 30 साल तो 30 साल, मेरी मर्जी। यही प्रॉब्लम है, मेरी मर्जी ही प्रॉब्लम है। और इसका कोई हल नहीं है, ऐसा ही चलता है, पेबैक पीरियड में ऐसा ही है। तो दूसरा अप्रोच है ना, देयर आर अनदर अप्रोचेस, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। आई होप बात समझ में आ रहा है। एंड द लास्ट पार्ट इज, लिखो सर, इट फोकसेस ऑन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट rather than return on investment। मतलब सिंपल मतलब है, अगर आपने 10 लाख टका इन्वेस्ट किया, 10 लाख पे आप सोच रहे हो कि मुझे 15% रिटर्न आएगा, तो 10 लाख पे 15% मतलब 1.5 लाख आपका अगर रिटर्न आता है, तो ये आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो। बट 10 लाख मेरा कितना जल्दी वापस आएगा? से फॉर एग्जाम्पल आप क्या सोचते हो, आप सोच रहे हो कि 10 लाख मेरा, मैंने आज इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर में मेरा 5 लाख वापस आ गया, सेकेंड ईयर में मेरा 3 लाख वापस आ गया, थर्ड ईयर में मेरा 2 लाख वापस आ गया। मैं बहुत खुश हो गया भाई, जो 10 लाख मैंने लगाया था वो मेरा आ गया। ये रिटर्न ऑफ हो गया, रिटर्न ऑन नहीं। मैंने जो लगाया वो आया कितने दिन में, ये फोकस पॉइंट है पेबैक का। ऐसा नहीं कि मैंने 10 लाख लगा कि उस पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ, 15%, 20%, जैसे IRR करता है, जैसे एनपीवी भी इसी तरह से सोचता है। रिटर्न ऑन नहीं सोचता, रिटर्न ऑन सोचता है बाकी प्रोजेक्ट्स, ये रिटर्न ऑफ सोचता है। ये भी प्रॉब्लम है इसका। पैसा कितना दिन में वापस आ रहा है, इसी में आपका फोकस है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया वो मेरे को मिला कि नहीं। मतलब आपका ग्रोथ फीलिंग कम है इसमें। मतलब इस लाइक कि जो लोग, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिटर्न ऑफ सोच क्या कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। चलो एक सिंपल, एक कॉलेज स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, मतलब IIT या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लोन लिया, मानो बैंक से 12 लाख का लोन जनरेट किया, कॉलेज फीस वगैरह सब कुछ के लिए। आप मुझे एक चीज जेन्युइनली बताना,
स्टूडेंट जब 12 लाख का लोन लेके पढ़ते हैं, उसके दिमाग में क्या चलता है, रिटर्न ऑफ की रिटर्न ऑन? क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? एक स्टूडेंट यही सोचता है कि कितना जल्दी, मतलब जब मुझे जॉब मिले, मेरा ये 12 लाख का लोन कब वापस आ जाए। मतलब 3 साल का या 4 साल का, मानो 3 साल का पढ़ाई है, 3 साल पढ़ाई करने के बाद जब उसको जॉब लगता है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि ये 12 लाख अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मैं कितना दिन में रिपे कर पा रहा हूँ। अगर 5 साल लग रहा है तो 5 साल में मेरा 12 लाख का पढ़ाई का खर्चा उठेगा। अगर 6 साल लग रहा है तो 6 साल में मेरा पैसा उठेगा। वो यही सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं कितना बड़ा अच्छे से पढ़ाई करके मैं अच्छा इन्वेस्ट, मतलब अच्छा बेसिकली नॉलेज में समय देके मुझे अच्छा नौकरी मिले और ऑटोमेटिक मेरा पैसा रिपे हो जाए। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचता है। एक ऑटोमेटिकली रिटर्न ऑफ का फीलिंग आ जाता है। माँ बाप भी सोचता है कि बेटा कितना तेरे पीछे खर्चा हो गया, कब ये पैसा वापस आएगा। 12 लाख तो पढ़ाई में खर्चा हुआ, वो पैसा ही नहीं आ रहा है। हेलो কিরকম হয় ব্যাপারটা? क्या मेरा ऑब्जर्वेशन गलत है? आप लोग ही बता दो सर। तथा रवि, सभी को पूछ रहा हूँ। नील, संपत, टेल मी सर। हाँ सर। ऐसा होता है ना? एग्जैक्टली ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल तरीका है। तो ये पेबैक पीरियड का प्रॉब्लम भी है, ठीक है। हर अप्रोच का सुविधा भी होता है, असुविधा भी होता है। पेबैक पीरियड का ये सुविधा असुविधा है सर। इस सुविधा असुविधा से निकलने का कोई तरीका? यस, देयर इज अ तरीका। कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है, सारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकता। सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, बट हाँ सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सर्टेन लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे तो बढ़ेंगे, बट एक छोटा सा पॉइंट सामने आ गया तो करा देता हूँ। हेडिंग कर दो सर, स्पेशल फीचर्स ऑफ पेबैक पीरियड। ये एक स्पेशल फीचर्स है, ये कभी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसको बोलते हैं पे बैक रेसिप्रोकल। मैं समझाता हूँ क्या होता है। फॉर परपिचुअल प्रोजेक्ट्स, फॉर परपिचुअल प्रोजेक्ट्स, परपिचुअल प्रोजेक्ट्स मतलब जो जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करोगे और रिटर्न वो चलता जाएगा, आता जाएगा, रिटर्न आता जाएगा। आपको पता नहीं कि कब रिटर्न, मतलब कब खत्म होगा। इन्वेस्ट करके रख दिया, अब रिटर्न आएगा। परपिचुअल चलता रहेगा प्रोजेक्ट। तो इसका पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब जो परपिचुअल प्रोजेक्ट होगा उसका पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, 1/IRR, 1/बाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने रिसेंटली काफी डिस्कस किया। हर प्रोजेक्ट के अंदर छुपा हुआ रिटर्न है। जो अनरियलाइज्ड वैल्यू है उसमें जो रिटर्न छुपा होता है उसे आईआरआर कहते हैं। अब आईआरआर क्या कहता है वो नहीं, आईआरआर कैलकुलेशन सीखोगे तो अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। जिनका भी क्लास में से आईआरआर का, एनपीवी का, मस्ट गो थ्रू। एक एग्जांपल लिखो। कंसिडर ए प्रोजेक्ट where initial investment is 500 लाख। एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका है 500 लाख का। इट विल जनरेट परपिचुअल कैश फ्लो ऑफ 100 लाख। प्रोजेक्ट में आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया और वो प्रोजेक्ट आपको हर साल 100 लाख करके रिटर्न जनरेट करने का ताकत रखता है। तो ऑब्वियसली आंखों देखी, मतलब विजुअल इंस्पेक्शंस में पेबैक पीरियड कितना होगा सर? 500 लाख इन्वेस्ट किया, हर साल 100 आएगा, तो कितने दिन में पैसा वापस आ जाएगा?
सर 5 years. 5 years. 5 years. Now इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रोजेक्ट के अंदर छुपा हुआ जो रिटर्न होता है, आईआरआर आपको अगर गिवन करता है, आईआरआर इज गिवन बाय आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो. आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो मतलब जितना आपने डाला उसके साथ उसको इक्वल करना पड़ता है. तो आप इस तरह से प्रोजेक्ट का इंटरनल रिटर्न को भी कैलकुलेट कर सकते हो. मैं दिखा देता हूं आपको. तो वेरी सिंपल, आपने इन्वेस्ट कितना किया सर? 500 लाख. आपका इनफ्लो कितना होगा? 100 करके मिलेगा डिवाइडेड बाय आई. मतलब यू डोंट नो द इंटरेस्ट रेट बट नाउ यू कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट. 500 इक्वल्स टू 100 बाय आई. तो जस्ट कैलकुलेट आई फ्रॉम हियर. कैसे होगा आई का कैलकुलेशंस? आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100 बाई 500. 100 बाई 500 मतलब 1/5. तो सॉरी 100 बाई 500 कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 100. 0.2. 0.2 इक्वल्स टू मतलब इसको इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में 20%. ठीक है. सो वी फाइंड पे बैक पीरियड इक्वल्स टू 1/IRR. तो आपका 1 तो पता है, ये फॉर्मूला है. और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 20%. तो अगर क्वेश्चन में आपको आईआरआर दे देता है और आपको पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने बोलता है परपेचुअल प्रोजेक्ट का, तो जस्ट यूज दी फॉर्मूला 1/IRR एंड 1/20% करो. 1 डिवाइडेड बाई 20%. सॉरी मतलब 1 इसमें परसेंटेज का नहीं है, सिंपल होगा सर. 1 डिवाइडेड बाई 20% कितना होता है? 5. और हम लोग विजुअली भी देख चुके थे ना, विजुअल इंस्पेक्शंस पे भी देख चुके थे. 500 लाख इन्वेस्ट किया, 100 लाख जनरेट हो रहा है तो भी 5. लेकिन एग्जाम क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं देगा. आपको सिंपल एक आईआरआर का वैल्यू दे देगा और आपको पेबैक पीरियड का परपेचुअल पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने बोलेगा. सो इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला देन ओनली यू कैन कैलकुलेट. एंड हाउ टू कैलकुलेट? यू नो दिस. आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो. 500 आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 करके हर साल आएगा. तो 100 बाई आई. तो आई मीन्स 20. आई कैसे आया? यहाँ से आई निकल जाएगा और जो भी आई निकलेगा वो 1/IRR की जगह लिख देना. तो वही आपका आईआरआर है. सो 1/20% इक्वल्स टू 5. तो 5 ईयर्स आपका क्या बन जाएगा? पेबैक पीरियड. ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट था. परपेचुअल पेबैक पीरियड कहते हैं इसको. याद रखे सर, फाइनेंस बहुत सारा छोटा छोटा चीज बोल के निकल जाता है. आपको उसके साथ हमेशा बने रहना चाहिए. प्रैक्टिस बनेगी, प्रैक्टिस भी बना के रखना चाहिए. आपको बहुत मजा आएगा, जिंदगी में बहुत काम आता है. इतना गारंटी रख लो, जिसका फाइनेंशियल नॉलेज चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो होता ही है, होना भी चाहिए. कॉस्ट अकाउंटेंट को भी होता है, होना भी चाहिए. कंपनी सेक्रेटरी को भी होता है, होना भी चाहिए. जो भी अपना फाइनेंस का नॉलेज को डेवलप कर पाएगा, जितना डेवलप करेगा, ऑर्गेनाइजेशंस पे हमेशा रिस्पेक्टेबल पोजीशंस पे रहेगा. गारंटी देता हूँ आपको, ये जिंदगी का तजुर्बा से बता रहा हूँ, याद रखिएगा. सर सर हम लोगों ने देखा था कि पेबैक पीरियड में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है. तो कुछ उसके बारे में सॉल्व कर लिया जाए सर, एक क्वेश्चन. हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, फिर छुट्टी देंगे. सो बने रहो. द बिगेस्ट ड्रॉबैक of payback period, PBP, payback period, is that it ignores TVN, time value of money. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी.
in order to remove this drawback, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए फाइनेंस मतलब FM introduced discounted payback period. इसीलिए जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चार्ट पढ़ा रहा था कि कितना सारा टेक्निक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने का, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 टेक्निक नजर आया था। उस पर मैंने ऑलरेडी एनपीवी डिस्कस कर चुका, पीआई कर चुका, आईआरआर कर चुका। आज मैंने आपको पेबैक पीरियड भी बताया, अभी मैं आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी बता दे रहा हूँ। तो बाकी रहेगा एआरआर ओनली, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, MIRR भी मैंने डिस्कस कर चुका। इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, नथिंग मोर देन दैट। और डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट प्रॉब्लम भी आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में दिक्कत रहेगा। सर इसीलिए इतना लिखना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस ड्रॉबैक फाइनेंस इंट्रोड्यूस डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और नॉर्मल पेबैक पीरियड में कुछ डिफरेंस? सर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इट इज कंप्यूटेड इन द सेम मैनर as payback period. But it uses discounted cash flow. Discounted. Now what is discounted cash flows? सर एक एग्जांपल तो बनता है। सर आप लोग बने हो, समझ रहे हैं सर? बोलो समझ में आ रहा है ये सर? नो? किरे मुझे Yes, sir. ना एक एग्जांपल कर लूं सर, फिर घर पे होमवर्क करेंगे तो क्लैरिटी और हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे साथ साथ चलना। कैश फ्लोज देके रखा है आपको, जैसे ईयर्स देके रखा, मानो 0 1 2 3। नेट कैश फ्लो भी देके रखा, रुपीज इन लैक्स भी बोल के रखा। आपने 0 ईयर मतलब स्टार्टिंग ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 600 लाख का, फर्स्ट ईयर में रिटर्न आया 300 लाख का, सेकंड ईयर में आ गया 500 लाख का, थर्ड ईयर में आ गया 400 लाख का। बढ़िया है, आंखों देखी दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपका पैसा आ जा रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के बीच में। लेकिन किंतु परंतु बंधु, हाँ, सामने जब आता है क्या? इन्फ्लेशन। So there is a KC equals to 14%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? मार्केट में पैसा रेज करने का खर्चा। मतलब मान लेते हैं कि आपने जो भी इनकम करना है, आपको बदले में आपको बैंक का रिटर्न भी चुकता करना है। तो हम लोग अगर कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, किसी को ही इन्फ्लेशन रेट मान के चल सकते हैं, मतलब जो मुझे बैंक को वापस करना है। अगर अलग से इन्फ्लेशन रेट देके रखता है then we can use that, but in this case they just given you 14% cost of capital. Now what is cost of capital? इसको शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं KC। there is a chapter called cost of capital, जब आप लोग करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिलहाल इतना समझो कि मार्केट से लोन ले रहे हो, अगर 10% इंटरेस्ट ले रहा है तो दैट इज योर KC। मार्केट से लोन ले रहे हो, अगर 14% इंटरेस्ट ले रहा है तो दैट इज योर KC। कॉस्ट, द कॉस्ट इज योर इन्फ्लेशन, वही आपका महंगाई है। एंड आस्क यू कैलकुलेट discounted payback period.
नाउ इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज, हल्का इम्प्रूव और कुछ नहीं। ईयर्स कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, पीवी, and there is a cumulative present value of cash flow. Zero, 1, 2, 3. नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कैश फ्लो का? 600 लाख आज बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में 300 आ गया, सेकेंड ईयर में 500 आ गया, थर्ड ईयर में 400 आ गया। बढ़िया है, मौज करते हैं। बट सर इस बार एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमें इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन एडजस्टेड क्या है? केसी रेट देके रखा है 14%। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें? सर इस बात को समझे, ये जो आपको 300 लाख एक साल बाद मिलेगा ना, ये जो आपको 300 लाख 300 लाख 1 ईयर लेटर, इसको 14% रेट में डिस्काउंट करना पड़ेगा। मतलब एक साल बाद 300, 1 ईयर लेटर 300, बट व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 14% में? मतलब 14% डिस्काउंट रेट लगा के आपको 300 लाख को आज में कन्वर्ट करना है। फिर आपका सेकंड था 500 लाख, ये आपको 2 साल बाद मिलेगा, लेकिन इसका आज का वैल्यू 14% रेट में। 400 लाख आपको 3 साल बाद मिलेगा, बट इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो 14% रेट में। सर कैसे करें? सर यही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाते हैं, इसीलिए तो मैं स्टार्टिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आपका माथा खाया। सर ये ना बोलो माथा खा लिया, मतलब बेसिकली थोड़ा समझा दो माथा कैसे खाऊंगा, ठीक है? ये बोलते हैं ऐसे बंगाली में माथा खासी, इसलिए बोल देता हूँ, मतलब ज्यादा दिमाग खराब ना करो, दैट्स सिंपल। अच्छा तो क्या करें, इसको नेगेटिव रहने दो, ये तो नेगेटिव ही है, बट 300 को 300 लाख को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो। 263.16। वेरी गुड तथा, 263.16। अब तौथा ने इसको कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको दिखाता हूँ। तौथा का टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत क्लियर है, इसीलिए तौथा फटाफट कर रहा है। बाकी लोग भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्लियर करो, आप भी फटाफट जवाब दोगे। सर कैसे करना है? 14% रेट आपका रेट है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो आपको क्या करना है, 14% को डिवाइड करना है 100 से। तो अगर 14 को डिवाइड करोगे 100 से तो क्या हो जाएगा? 0.14। इसे आप प्लस कर दो 1 के साथ। इसका मतलब ये होता है कि इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी देन यू विल गेट बैक 1.414। मतलब सिंपल है ना, 14% इंटरेस्ट मतलब क्या, 100 पे 100 14, या फिर इसको 1 में बोलो तो इफ यू इन्वेस्ट ₹1 देन यू विल गेट बैक 0.14। या फिर ऐसा बोलो कि 1 टका लोन लेने से 1 टका 14 पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा, ऐसा भी सोच सकते हो, है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दिस 14 पैसा इज योर कॉस्ट एंड दिस 1 रुपी इज योर प्रिंसिपल। अब इसी 1.14 को क्या करना है? तो था डिवाइड ना, कितना बार डिवाइड करेंगे? एक बार सर। डिवाइड करके एक इक्वल दे दो। एक बार इक्वल देके स्क्रीन में कुछ फैक्टर दिख रहा है 0.87719, दिस इज योर डिस्काउंट फैक्टर। इस फैक्टर के साथ 300 को इंटू कर दो, इसीलिए तौथा ने बताया 263.16। और ये सब कहा मैंने डिटेल्स में सिखाया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। सो प्लीज मेरे से कलेक्ट कर लेना, या फिर अगर हो सके तो यूट्यूब से भी देख सकते हो। 263.16। सर 1.87 years। यस 1.87 इज द राइट आंसर। 500 का क्या होगा बताओ? 500 का क्या होगा? 384.65 या 73? 73 सर। 73, 384.73। हाउ टू कैलकुलेट?
हाउ टू कैलकुलेट 384.73 मैं वापस दिखाता हूँ जिनको समझ में नहीं आया, ध्यान से देखो, ध्यान भटका दुर्घटना घट जाएगा। 14% आपका इन्फ्लेशन से मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिवाइड कर दो इसको 100 से क्योंकि डिस्काउंट कर रहे हैं, जो आएगा उसको +1 कर दो, मतलब 1 टका 14 पैसा रिटर्न करना है। ठीक है, 1.14 को डिवाइड कर दो 2 बार कैलकुलेटर में, फिर 2 बार डिवाइड करके 2 बार इक्वल मारो। क्यों? बिकॉज आपको 2 साल तक का वैल्यू चाहिए, बिकॉज 500 लाख जो आपको 2 साल बाद मिल रहा है उसका ये 2 साल का फैक्टर है। 14% इंटरेस्ट का 14% रेट में 2 इयर्स का जो फैक्टर होता है, डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं इसको, इसको 2 नाम से पुकारा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं, पीवीआईएफ भी बोलते हैं, डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं। इसके साथ इंटू करना है 500, कितना आता है 384.73, मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया। सिमिलर अप्रोच में 400 का 3 साल बाद 14% रेट में मतलब एक्चुअल वैल्यू आज के रेट में होता है 269.98। कंफर्म कर देना अगर मैंने गलत किया तो। दादा ठीक करेছি, मतलब मेरा कैलकुलेशन सही रहा है। স্যার আমি তো 270 নিয়ে নিয়েছি। 270 নিয়েছি, अच्छा कोई 270 भी ले सकते हो। अब क्या करना है, सेम अप्रोच। अच्छा अगर चाहो ना यहाँ पर ना एक डिस्काउंट फैक्टर का कॉलम भी बना सकते हो, डिस्काउंट फैक्टर @14%। अब वो फैक्टर ये कॉलम में ना जो जो आपका पॉइंट में आ रहा था वो सबको आप लिख सकते हो, इसका भी एक कॉलम बन सकता है। इफ यू वांट यू कैन डू दैट। मतलब बात समझ में आया ना, ये जो फैक्टर निकल रहे हैं ना, ये फैक्टर का भी एक कॉलम का अलग से आप शो कर सकते हो इफ यू वांट, बट मैंने यहाँ पर उसको शो नहीं किया तो मैं डायरेक्टली इनटू कर रहा हूँ। बट बहुत केस में आपको ये चीज देखने को मिलेगा और आप भी कर सकते हो। सो नाउ इट्स अ वेरी सिंपल वर्क। 600 मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 600 से 263.16 अगर माइनस कर दूं तो कितना होता है 336.84। यहाँ से 384.73 अगर चला जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा 47.89। यहीं पर मेरा काम खत्म हो गया। एंड 47.89 के साथ 269 ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा पॉजिटिव 317.87। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मतलब 1 साल तो लग रहा है, बट 1 साल से बीच में कितना है कैसे कैलकुलेट कर लेंगे सर? तो ऐसा लिखोगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इक्वल्स टू 1 and 47.8 नहीं सॉरी जो लास्ट नेगेटिव है गलत बोल दिया, 336.84 डिवाइडेड बाय क्या लेंगे 384.73, कितना हो जाएगा तो था 0.87 ईयर्स। जो ओवरऑल होता है मेरा 1.87 ईयर्स। सिंपल, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन में कोई प्रोजेक्ट में पूछा नहीं था प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है, दे जस्ट आस्क यू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो दिस इज द आंसर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में यू कैन एडजस्ट द इन्फ्लेशन और यू कैन एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नॉर्मल पेबैक पीरियड में ये एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलता है और जो आपको गलत डायरेक्शंस में लेके जाता है। आपको लगता है आपका पैसा आ गया, बट इन रियलिटी सच में ऐसा होता है क्या कि आपने जो पैसा डाला आ गया, आपका मार्केट में कोई लोन नहीं है, इतना पैसा आया कहाँ से भाई? बैंक का रिटर्न नहीं करना है क्या? जिससे लोन लिए उनको रिटर्न नहीं करना है, जिससे शेयर इशू किया उनको डिविडेंड नहीं देना है? तो इन रियलिटी यू नीड टू एडजस्ट इन्फ्लेशन और यू नीड टू एडजस्ट प्रेजेंट वैल्यू। सो व्हेन यू डू दैट तो ये डिसएडवांटेज जो टाइम वैल्यू मनी का है ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। बट हाँ सब्जेक्टिवली डिटरमाइन का कोई सोल्यूशन नहीं है, वो पेबैक पीरियड में रहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया सर, आया कि नहीं आया बोलो।
नील, रवि, संपत, दौथा। अब सिमिलर काइंड ऑफ पेबैक पीरियड एज वेल एज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का कुछ होमवर्क मैं शेयर करता हूं आप लोगों से। आप लोग जरूर अच्छे से करना उसको प्रैक्टिस। अलॉन्ग विद दैट मैं IRR NPV का भी शेयर करूंगा, क्योंकि वो सब मैंने कंप्लीट करा के रखा। आप लोग होमवर्क को सॉल्व करते रहो। मैं स्टडी नोट भी शेयर करता हूँ ताकि आप घर पे रिवाइज करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओ। बाकी डिस्कशंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट मंगलवार को, ठीक है। तो आई होप कि आज इतना ही रखते हैं। टाटा, गुड नाइट। টাইম ভ্যালু মানি ক্লাসগুলো একটু পাঠিয়ে দেবেন না? यस, सेंड कर देंगे सर। रवि को भी Yes, sir, करेंगे। good. ओके, जी, sir. गुड नाइट। ओके, कर देंगे सर, ठीक है। ठीक है सर, टाटा। অ্যানালাইসিস